नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं सभी नौजवान, विद्वान और बलवान साथियों का। सभी साथी जुड़ जाएं। साथियों, आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थान हिस्ट्री में है। राजस्थान का जो इतिहास हम पढ़ रहे थे, गोल्डन इतिहास, लगभग हमने कवर कर दिया है। दो चार टॉपिक और बचे हैं। आज देखो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, राजस्थान में किसान आंदोलन। तो आप हेडिंग डालें कि राजस्थान में किसान आंदोलन। आंदोलन आंदोलन आप सभी जानते हैं, अभी भी आंदोलन करते हैं। जैसे कोई भर्ती का पेपर आउट हो गया, तो हम जयपुर में जाकर शहीद स्मारक पर धरना देते हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं सरकार के खिलाफ। ठीक है। तो उस समय जो सरकार थी, जो राजा महाराजा जो रजवाड़े थे, उन राजाओं के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस समय आंदोलन किए गए। अब किसान बेचारा खेती का काम करने वाला आंदोलन क्यों करेगा? अरे जब उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाएगा, किसान के साथ छेड़खानी होगी, तो क्या होगा भाई? आंदोलन होगा। है। तो देखो, किसानों के ऊपर बहुत सारे कर लगा दिए गए। कर समझते हो ना? टैक्स, जिसको आजकल इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं कि भाई टैक्स 18% जीएसटी दो, टैक्स दो, ये दो, है ना? तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जरूरी है सरकार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय इतने कर लगा दिए साथियों, यदि आप स्नान करने जा रहे हो तो भी आपको कर देना है, आपकी शादी हो रही है तो भी आपको कर देना है, चौरी मंडी है लड़की की, चौरी मतलब जब फेरे होते हैं तो उसका भी कर दो, है। और जब बान बैठती है, शादी होती है, तो तलवार बंदाई की रस्म होती है तलवार की, तो उसमें भी कर दो। अरे जन्म ले रहा है तो भी कर दो, मृत्यु हो रही है फिर भी कर दो। हर चीज में कर ठोक दिया, तो किसान बेचारे कर्ज में डूब गए हैं। इतने कर्ज ठोक दिए अंग्रेजों ने इन्हें, जो देसी जो अपने शासक थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने। इसलिए किसानों ने मजबूरी में क्या किया भाई? आंदोलन किया। तो राजस्थान में जितना भी आंदोलन हुए हैं किसानों के द्वारा, उन सब का इस एक ही क्लास में आज सूपड़ा साफ होने वाला है। तो सभी बलवान और विद्वान साथी जुड़ जाएं। राजस्थान में किसान आंदोलन हेडिंग डालें मेरे विद्वान, साथ में नोट्स बनाते जाएं। लंबा टॉपिक है ना? लेकिन पूरा करेंगे इस क्लास में, ताकि बार बार मातापची ना करनी पड़े आगे। बिजोलिया किसान आंदोलन, सबसे पहले, सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन हेडिंग डालें। बिजोलिया में हुआ था। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है। यहाँ पर किसानों ने आंदोलन किया, जो कि लंबे समय तक ही चला था। आगे देखो बात करेंगे। बिजोलिया में देखो साथियों, शिलालेख है। उस शिलालेख में उपरमाल के क्षेत्र को उत्तमाद्री कहा जाता है। ये इसका प्राचीन नाम है उपरमाल का। उपरमाल यही है भीलवाड़ा बिजोलिया में, उपरमाल का पठार। बिजोलिया को प्राचीन काल में विजावली के नाम से जाना जाता था। यदि आपको पूछे कि इस बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है, बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या मिलता है, तो विजावली इसका प्राचीन पुराना नाम मिलता है। एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ध्यान रख लेना, एक एक चीज पढ़ेंगे भाई बारीकी से। बिजोलिया वे बेंसरोडगढ़, ये बेंसरोडगढ़ कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में है ना? खंडित इलाका है, खंडित क्षेत्र है। तो बिजोलिया वे बेंसरोडगढ़ के जो मध्य का भाग है, बिजोलिया भीलवाड़ा में हो गया, बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। तो इसके बीच का जो भूभाग है साथियों, क्षेत्र है, इसको ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ऊपरमाल, है ना? इस ऊपरमाल का प्राचीन नाम क्या मिलता है? उत्तमाद्रि। ठीक है। बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का एक जागिरी ठिकाना था। अब आप बोलोगे कि सर ये बिजोलिया था क्या? उसमें देखो रियासत थी मेवाड़, है। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत राजस्थान की मेवाड़ थी। तो मेवाड़ में ये एक ठिकाना था, रियासत, जहाँ पर राजा राज करते थे, राजा बैठते थे। उसके नीचे अलग अलग ठिकाने बना दिए गए, जहाँ ठिकानेदार बैठते थे, ठाकर बैठता, है ना? मारवाड़ी में कहीं के ठाकर, है ना? तो यहाँ ध्यान रख लेना, बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम प्रथम श्रेणी का जागीर ठिकाना था। बिजोलिया मेवाड़ रियासत में आता था, ध्यान रखना। बिजोलिया के उमराव रावजी कहलाते थे। बिजोलिया के जो उमराव होते थे वो रावजी कहलाते थे। क्या बोलते थे भाई? रावजी। तो ये बेसिक उतारो बिजोलिया आंदोलन के बारे में, नोट करो भाई, साथ में नोट्स बनाना, ऐसे मजा नहीं आएगा। एक बार क्लास पूरी ध्यान से देखना, चाहे कितनी भी लंबी हो, उसके बाद में नोट्स बनाना, खुद के द्वारा लिखना, फिर उसको एक बार खुद पढ़ना, है ना? उसके बाद में खुद एक बार पढ़ाना, तो आराम से याद हो जाएगा। राजस्थान का जीके कंप्लीट कर लोगे रहे। चलो, अब साथियों, बिजोलिया, यहाँ पर बिजोलिया में धाकड़ जाति के लोग निवास करते थे। कौन सी जाति के थे? धाकड़। नाम ही धाकड़ है तो धाकड़ लोग थे, इसलिए आंदोलन भी धाकड़ हुआ, लंबे समय तक चला यहाँ पर। बिजोलिया ठिकाने की स्थापना अशोक परमार के द्वारा की गई थी। ठीक है। ये जो ठिकाना है, इसकी स्थापना किसने की थी? अशोक परमार ने की थी। अशोक परमार, ये खानवा का युद्ध हुआ था साथियों 1527 में। आप सभी को जानते हो खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मेवाड़ के जो महाराणा थे, राणा सांगा,
और मुगल बादशाह बाबर, प्रथम मुगल बाबर के बीच में, इनकी सेनाओं के बीच में हुआ था 1527 में खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर की विजय होती है और राणा सांगा की पराजय होती है। तो यहाँ पर खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, इसमें राणा सांगा की ओर से लड़ा था, राणा सांगा का साथ देने दिया था, क्योंकि ये मेवाड़ की ठिकाना था, इसलिए इनको साथ तो देना पड़ेगा। तो अशोक परमार ने दिया था और इसी ने बिजोलिया ठिकाने की स्थापना की थी। एक एक चीज साथ में नोट करते जाएं। अशोक परमार अपने मूल स्थान जगनेर भरतपुर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, हाँ, जगनेर भरतपुर से सांगा की सेवा में चित्तौड़ आए थे। पहले ये महाराणा सांगा की सेवा में चित्तौड़ आते हैं जगनेर भरतपुर से। अशोक परमार की खानवा युद्ध में वीरता से प्रसन्न होकर महाराणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया यानी ऊपरमाल की जागीर क्या कर दी, भेंट कर दी। हाँ, तो ये ध्यान रख लेना, बिजोलिया की या ऊपरमाल की जागीर अशोक परमार को किसने भेंट की थी? मेवाड़ के महाराणा सांगा के द्वारा की गई। बिजोलिया भीलवाड़ा में 83 गांवों का समूह था। यहाँ पर देखो कितने गांव थे साथियों, 83 गांवों का यहाँ पर एक समूह था बिजोलिया में, है ना। कितने गांव थे? 83। और इन में इसमें क्या हुआ, 84 प्रकार के कर लगा दी। अब देखो यहाँ के जो गांव थे, यहाँ के जो किसान थे, जो खेतीबाड़ी करते थे, तो इन गांव के बिजोलिया जो ठिकाना था, यहाँ पर 84 कितने 84 कर लगा दिए। देखो अब आदमी 84 कर कैसे देगा रे? यहाँ पर एक कर लेते हैं, एक टैक्स है तो भी हालत खराब हो जाती है। 2 दे दो, 3 दे दो, 5 दे दो। अब 84 पर 84 कर कितने होते हैं? देखो इतनी देखो हालत खराब कर दी थी इन्होंने, शोषण हुआ था यहाँ पर। तो फिर आंदोलन करेंगे बेचारे, परेशान होकर क्या करेंगे, है? उतारो एक बार, नोट करो कितने कर लगाए, एग्जाम में पूछा गया है। 84 कर, 84, है ना। 4 का दुगुना 8 हो गया, 8 का आधा 4 हो गया। याद रख लेना आप अपने तरीके से जो भी है। और एक मारवाड़ी में भजन ही है कि 84 की नींद में मारा सतगुरु आके जगा दियो, है। सतगुरु आर जगायो 84 की नींद में। तो 84 कर लगाया रे जीवड़ा, कि 84 कर लगा दिया रे, जाग जीवड़ा जाग। चलो आगे बढ़ा की बडोसा ए बढ़िया। 1894 ईस्वी तक यहाँ कृषकों को जागीरों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी। जो यहाँ पे देखो ठिकानेदार थे, जागीरदार थे, राजा महाराजाओं के नीचे ठिकानेदार ये जागीरदार रहते थे। तो 1894 ईस्वी तक तो यहाँ पर जो कर किसान थे, इनको कोई भी शिकायत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, क्योंकि इतने कर नहीं लगाए गए थे। और 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद में, जब राव गोविंद दास की यहाँ मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में राव किशन सिंह, जिसे करशन सिंह कहा जाता है, किशन सिंह का ही नाम करशन सिंह है, ये नया जागीरदार बन जाता है। यहाँ पर एक नया जागीरदार गोविंद दास की मृत्यु के बाद में करशन सिंह बन जाता है। और उसके समय से जागीर के प्रबंध तथा किसानों के प्रति नीति में परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया। किसानों के प्रति जो इनकी नीति थी जागीरदारों की, वो चेंज हो गई। अब किसानों का शोषण करने लगे, उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के टैक्स और कर लगा दिए गए, है ना। तो शुरुआत हुई थी भाई किशन सिंह से, है ना, करशन सिंह से। राव किशन सिंह के समय किसानों से 84 लाख ली जाती थी। देखो तो सबसे पहले आपको पूछे कि किसानों पर 84 कर किसने लगाए थे, तो ये जागीरदार था राव किशन सिंह या करशन सिंह, इसने 84 लाख ली जाती थी, तथा अपनी उपज का आधा भाग किसानों को लगान के रूप में ठिकाने को देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त बिजोलिया की जनता से बेट बेगार भी ली जाती थी, ये ध्यान रख लेना। देखो किसानों के, किसान खेती करते थे बेचारे, अब खेती के अंदर मान लो 10 बोरी अनाज हुआ है, तो 5 बोरी अनाज इनको देना पड़ता था जागीरदारों को। अब बचो क्या बचेगा बेचारे किसान के पास, खाने के लिए अनाज के टोटे पड़ने लगे। तो कुल मिलाकर किसानों की हालत खराब करने का पूरा प्रयास किया गया। सन 1897 ईस्वी में ऊपरमाल के किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा नामक गांव में एकत्रित होते हैं। ये देखो 1897 की बात है, 84 में ये ठोक दिए गए, और इसके 3 साल बाद यानी 1897, और 1897 ही बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है ये शुरू होता है, ध्यान रख लेना। हाँ, एक किसान एक मृत्यु भोज होता है, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में जो भोजन किया जाता है, उसके अवसर पर गिरधारीपुरा नामक गांव में किसान है वो एकत्रित होते हैं। ठीक है, तो ये एक बार उतारो। उसके बाद देखो क्या होता है जब ये एकत्रित होते हैं, तो यहाँ उन्होंने महाराणा से, जो मेवाड़ के महाराणा थे,
उनसे शिकायत कर इन लागतों को कम करवाने का निश्चय किया कि भाई महाराणा से शिकायत करेंगे कि भाई इतने हमारे ऊपर टैक्स और कर लिए जा रहे हैं तो इनको कम करो, हालत खराब हो रही है। और अपनी जो दयनीय स्थिति है, जो दया करने योग्य स्थिति है, इसका वर्णन करने के लिए दो ही गांवों के पटेल नानाजी और ठाकरे पटेल को उदयपुर भेजे जाने का निर्णय लिया गया कि भाई उदयपुर, देखो राजा महाराजा उस समय उदयपुर सिटी पैलेस में रहते थे, तो कि भाई यहाँ पर भेजेंगे, राजा जी के पास में शिकायत करेंगे इन जागीरदारों की शोषण कर रहे हैं, है ना। तो दो गांवों के पटेल नानजी और ठाकरे पटेल को उदयपुर भेजा जाएगा, इसका निर्णय किया गया। और महाराजा ने उनकी सुनवाई कर जांच के लिए एक अधिकारी बिजोलिया भेजा। अब महाराणा के पास भेजा गया है नानजी पटेल को और ठाकरे पटेल को, ये दोनों गए, इन्होंने अपनी समस्या बताई कि भाई आपके जो ठिकानेदार है, जागीरदार है, वो कर ले रहे हैं 84 प्रकार के, किसानों की हालत बहुत खराब हो रही है। तो महाराजा ने क्या किया, एक अधिकारी बिजोलिया भेज दिया कि जाओ और जांच करो कि रियल में वास्तविकता क्या है, इसकी जांच की जाए। तो जांच अधिकारी भेजा गया। जांच अधिकारी द्वारा किसानों को शिकायतें सही बताने पर भी राज्य सरकार द्वारा उन पर विशेष कार्रवाई नहीं की गई। अब जांच अधिकारी ने कहा बिल्कुल सही बात है, किसानों की हालत बहुत खराब है ना, इतने टैक्स और कर लगा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कोई आगे सुनवाई नहीं हुई। आके वापस महाराणा को बता दिया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत फिर होती है 1897 में, जब सुनवाई नहीं होती है किसानों की, तो 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू होता है। कैसे हुआ, 84 कर लगा दिए, जागीरदारों को बोला रहे ऐसे लूटो मत, महाराणा के पास गए, नई बात बनी, तो फिर अब किसान क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे भाई 1897 में। अब उतारो देखा जीवड़ा यहां से। उतार लिया, रो के उतार लिया करो ताकि अपना समय है उसकी बचत हो सके, क्लास लंबी ना हो, नहीं तो काफी लंबी हो जाएगी। टॉपिक काफी लंबा है लेकिन बड़ा मजेदार है, और एग्जाम की दृष्टि से तो वैसे महत्वपूर्ण रहेगा ये। उतार लिया दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। सन 1903 ईस्वी में राव किशन सिंह ने ऊपरमाल की जनता पर चौरी कर लगाया। 1903 में राव किशन सिंह ने ऊपरमाल की जनता पर चौरी कर लगाया। चौरी कर क्या होता है बताओ देखें। चौरी कर होता है साथियों, जब किसी लड़की की शादी होती थी तो लड़की की जब चौरी बनती थी, जहां पर फेरे होते हैं उस स्थान को बोलते हैं चौरी, तो उस समय भी क्या देना पड़ता था, लड़की की शादी हो रही है तो कर दो, टैक्स दो, अरे मरवाया। तो लोग क्या करने लगे, लड़की पैदा होना एक गुनाह हो गया कि भाई लड़की हुई तो टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई किसानों के। जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी लड़की की शादी के अवसर पर 5 रुपए चौरी कर के रूप में ठिकाने को देने के लिए बाध्य किया गया। उस समय 5 रुपए बहुत होते थे 1900 के अंदर, अरे बहुत ही 5 लाख के बराबर होते थे। किंतु किसानों के द्वारा विरोध कर, किसानों ने विरोध किया, फिर राव कृष्ण सिंह को चौरी कर वापस लेना पड़ा। यह किसानों की पहली सफलता थी, किसानों ने विरोध किया तो कृष्ण सिंह जी ने चौरी कर को वापस समाप्त कर दिया। इसमें किसानों को क्या मिल गई, सफलता मिल गई, ये पहली सफलता मिली। 1906 में राव किशन सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद में पृथ्वी सिंह धौलपुर, धौलपुर का था पृथ्वी सिंह, ये जागीरदार बना। किशन सिंह की करशन सिंह की मृत्यु के बाद कौन बना, पृथ्वी सिंह बनता है जागीरदार, तथा जनता पर नया तलवार बंदाई कर लगा दिया। ओ कहीं ये रहे, बताओ देख तलवार बंदाई कर क्या होता है। ये तो देखो भाई, आपको तो पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता, जब शादी होगी तब पता चलेगा। अब कुछ साथी सोच रहे हैं कि सर नौकरी लागे कोनी, और नौकरी लग गया बिना आ तलवार रस्म, तलवार की जो रस्म है आ पूरी हुए कोनी है, कोई छोरी दिवे जरा तलवार रस्म पूरी हुए, समझ गए होंगे तलवार रस्म। शादी के समय जो तलवार दी जाती है ना, तलवार लेके जाता है दूल्हा हाथ में, तो ये यदि तलवार एक रस्म होती थी तो उस समय भी कर देना पड़ता था। ये एक नया और कर लगा दिया पृथ्वी सिंह ने। इस कर को नजराना है, हुक्मराना, पेशकशी, कैद खालस, अपमानित आदि नामों से जाना जाता था। कई नामों से इस तलवार बंदाई कर को जाना जाता था। उतारो एक बार। पहले तो हम पढ़ेंगे साथियों, जो 84 प्रकार के कर लगाए हैं उनमें जो महत्वपूर्ण जो कर है, जो किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोपे गए, उनके बारे में इस क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है।
बिजोलिया का ये सबसे लंबा टॉपिक है बिजोलिया, फिर बाकी तो छोटे छोटे हैं आंदोलन, ज्यादा कोई बड़े नहीं है। ये सबसे लंबे समय तक चला था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिल्कुल शांति प्रिय था। यहाँ पर देखो ये सबसे बड़ी बात थी कि झगड़ा नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई, मारपीट नहीं हुई, बिल्कुल शांति प्रिय। अब देखो, अब किसानों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं अत्याचार। अब कई नेता पैदा हो गए किसानों में, कई नेता पैदा हुए रहे। अरे जब आंदोलन होता है तो उनकी कमांड करने के लिए एक नेता होता है ना, जो इस आंदोलन को हैंडल करता है। तो कृषकों को यानी किसानों को साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस अन्यायपूर्ण नीति का विरोध किया गया। जागीरदारों का क्या किया गया, विरोध किया गया। ये देखो लीडर बन गए, अब किसानों के नेता बन गए, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव, है ना। इन्होंने क्या किया, विरोध किया। ठीक है, साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से हटा दिया कि रे पुस्तकालय की नौकरी करता था है कि हटाओ इसको, ये विरोध कर रहा है हमारा। तो जागीरदार है, राजा है, वो तो हटाएंगे, हटा दिया इसको। साधु सीताराम ने अपने सहयोगियों के साथ मित्र मंडल की स्थापना कर दी, इसको हटा दिया। लेकिन इसने क्या किया, मित्र मंडल की स्थापना की और किसानों में जागृति उत्पन्न की, किसानों को जागृत किया, एकत्रित करने का काम किया कि जागो किसानों जागो, अत्याचार का सामना करो। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास को ही माना जाता है। तो ये साधु सीताराम दास ही पहले पुस्तकालय की नौकरी करते थे, किसानों को जागृत किया, मित्र मंडल की स्थापना की, एक संघ बनाया। ठीक है, तो पूछे आपको बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कौन है, तो ये साधु सीताराम जी है साहब। साधु सीताराम दास बिजोलिया आंदोलन में 1913 ईस्वी में जुड़े थे। आंदोलन शुरू कब हुआ, 1897 में। और सीताराम जी कब जुड़िया, 1913 में जुड़िया सा। ठीक है, ये ध्यान रखना साथियों, 1913 में जुड़े थे। ये पूछा गया सवाल है, ध्यान रख लेना। साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक, और कब जुड़े, 1913 में जुड़ते हैं ये, लगभग 16 साल बाद, है ना। चलो उतार लिया, आगे बढ़ते हैं। वैसे इसकी पूरी पीडीएफ आपको अपने ऐप स्टडी एग्जाम एकेडमी जो अपना एप्लीकेशन है, ऐप है, उसमें मिल जाएगी। 1914 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वी सिंह भी मृत्यु हो गई और उसका अल्पवयस्क पुत्र केसरी सिंह जागीरदार बनता है। अब कौन बनता है जागीरदार, केसरी सिंह जी। ये हाँ कम आयु का था, बच्चा था छोटा। केसरी सिंह के नाबालिग होने के कारण सरकार ने ठिकाने पर मुनसरमात यानी कोर्ट ऑफ वाइस बैठा दी सरकार ने, और अमर सिंह राणावत को मुस्लिम तथा डूंगर सिंह भाटी को नाइब मुस्लिम बना दिया गया कि ये छोटा बच्चा, ऐसे नहीं होगा रे, ठिकाना चलेगा नहीं, मैनेजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर आदमी बिठा दिए सरकार ने। 1916 ईस्वी में साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड का गठन किया गया, किसानों का एक बोर्ड बनाया गया 1916 में। तो किसान पंच बोर्ड का गठन किसने किया, साधु सीताराम दास जी ने 1916 में किया था। देखो कितना लंबा चला था ये आंदोलन, लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं। कब शुरू हुए तेरे, 1897 में बेचारे किसान शुरू होते हैं, बिल्कुल शांति प्रिय। और समय आ चुका है 1916 का, है ना। 19 साल लगभग हो चुके हैं, 19-20 साल, फिर भी ये आंदोलन चल रहा है, लड़ाई चल रही है। आगे देखते हैं। 1916 में विजय सिंह पथिक साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजोलिया आंदोलन से जुड़ जाते हैं। अब कौन जुड़ जाते हैं साथियों, विजय सिंह पथिक जुड़ते हैं 1916 में, ध्यान रख लेना। और साधु सीताराम दास कब जुड़े थे, हम पहले पढ़ चुके, कमेंट करो। 1916 में विजय सिंह पथिक को भी इस आंदोलन से जोड़ा गया, साधु सीताराम दास के आग्रह पर ये बिजोलिया आंदोलन से जुड़ते हैं। रास बिहारी बोस ने विजय सिंह पथिक को बिजोलिया भेजा, रास बिहारी बोस भेजते हैं बिजोलिया। विजय सिंह पथिक का जन्म होता है साथियों 24 मार्च 1873 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुठावली गांव में इनका क्या होता है, जन्म होता है। पथिक ने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत, क्रांतिकारी कब बने थे, 1907 ईस्वी में सचिंदर सान्याल व रास बिहारी बोस के संपर्क में आने के बाद भी की थी। रास बिहारी बोस ने इसको आगे बढ़ाया। विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम है भूप सिंह, ये पूछा गया है एग्जाम में, स्टार लगा लो, नोट लगा लो भाई। विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम क्या है, भूप सिंह, तथा ये गुर्जर जाति के थे। किस जाति के थे, गुर्जर जाति के। हाँ, जन्म कहां पर हुआ विजय सिंह पथिक का, मूल नाम पूछा जाता है साथियों, भूप सिंह।
जन्म हुआ 1873 में उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में, इसलिए बुलंद सितारा था विजय सिंह है, विजय होती थी इसकी। चलो भाई, अब जुड़ गए भाई विजय सिंह जी भी, और साथ साधु सीताराम जी के साथ में हो गए विजय सिंह जी। रास बिहारी बोस ने भेजा था, उतारो एक बार नोट करो। आगे कि विजय सिंह पत्ती को महात्मा की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई भाई? महात्मा की। तो ये भी आप नोट करें साथ में, विजय सिंह पत्ती को महात्मा की उपाधि दी गई। साथियों आगे नोट करें कि भारत में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पत्ती को ही माना जाता है। भारत में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? विजय सिंह पत्ती को, भूप सिंह को माना जाता है। विजय सिंह पत्ती के द्वारा वीर भारत समाज का गठन किया गया। वीर भारत समाज का गठन किसने किया? विजय सिंह जी ने किया। ठीक है। विजय सिंह पत्ती ने उस समय की देसी रियासतों पर क्या लिखा? वोट आर द इंडियन स्टेट, के भारतीय राज्य क्या है, नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। तो इस पुस्तक के रचयिता कौन है? विजय सिंह। अरे पढ़ा लिखा भी था। आप ऐसे मत समझ, अरे क्रांतिकारी आंदोलनकारी होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, लड़ाई दंगा करते हैं, तो ऐसा आदमी नहीं था, अरे पढ़ा लिखा था, है ना। इसको हल्के में मत लेना भूप सिंह को। विजय सिंह पत्ती के देशी राज्य लोक परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे थे। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी ठाकुर गोपाल सिंह खेरवा और भूप सिंह को सौंपी गई। विजय सिंह पत्ती को सौंपी गई, परंतु क्रांति का भेद खुलने पर, क्रांति का पहले ही भेद खुल जाता है, गोपाल सिंह खेरवा और भूप सिंह को गिरफ्तार करके टोडगढ़ दुर्ग में बंद कर दिया जाता है। इन्होंने देखो एक योजना बनाई थी, सशस्त्र क्रांति, बिल्कुल शस्त्रों के साथ में क्रांति करेंगे, है, राजाओं के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है। तो इसकी जिम्मेदारी दी गई ठाकुर गोपाल सिंह को और भूप सिंह को। लेकिन क्रांति का पहले ही लीक हो जाती है, पता चल जाता है कि भाई बड़ी क्रांति होने वाली है, तो गोपाल सिंह को और भूप सिंह को गिरफ्तार करके टोडगढ़ दुर्ग में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो उतारो। टोडगढ़ से भाग जाते हैं भूप सिंह, बिजोली आगे टोडगढ़ से भाग जाते हैं, बिजोली आ जाते हैं और विजय सिंह के नाम से किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। देखो पहले नाम क्या था? भूप सिंह था। अब भूप सिंह को पकड़ लिया, अब इसने अपना नाम ही बदल लिया। जेल से टोडगढ़ से भाग जाता है, नाम बदल लेते हैं भूप सिंह जी और अपना नाम कर देते हैं विजय सिंह, कि मैं विजय हूँ रे, विजय होगी अब मेरी, भूप सिंह से विजय सिंह। ठीक है। और किसान आंदोलन का क्या करेंगे? हम नेतृत्व करेंगे, लीडरशिप करेंगे। विजय सिंह पत्ती के भूमिगत होकर, यानी छुपकर, राणा के द्वारा गिरफ्तारी का आदेश दे दिया था। मेवाड़ के महाराणा ने इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया था कि ये गड़बड़ कर रहा है, ये भड़का रहा है पब्लिक को, इसलिए इसको गिरफ्तार करो। तो ये बाद में भूमिगत होकर उमाजी खेड़ा नामक स्थान पर एक वीरान मकान में रहते हैं, है ना, सुनसान एक खाली पड़ा मकान था, उसमें छुपते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्राचारणी सभा के प्रवर्तक थे, विजय सिंह पत्ती की थे। 1917 में विजय सिंह पत्ती ने जो हरियाली अमावस्या आती है श्रावण महीने में, उसके दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना मालवाड़ा के बेरीसाल का बास नामक गांव में की। यह साथियों एग्जाम में पूछा गया सवाल है, एक आरएस एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है। हाँ, तो विजय सिंह पत्तिक ने हरियाली अमावस्या यानी श्रावण महीने के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ये पूछा गया है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? विजय सिंह पत्तिक ने 1917 में की थी। स्थान कौन सा था? मालवाड़ा के बेरीसाल का बास, ये गांव था। पथिक जी उपरमाल में महात्मा के नाम से जाने जाते, उपरमाल के लोग इनको महात्मा कहते थे। बिल्कुल शांत स्वभाव के थे रे, लड़ाकू नहीं थे आपकी तरह, महात्मा थे, जैसे महात्मा गांधी थे वैसे। महात्मा गांधी भी अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा का रास्ता कभी नहीं अपनाया महात्मा गांधी ने, फिर भी आज़ादी दिलवा दी।
यहाँ पर भी कोई हिंसा विंसा कुछ नहीं हुई, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, दंगा वगैरह कुछ नहीं हुआ था, बिल्कुल शांति प्रिय हुआ था ये आंदोलन। उतारो। ऊपरमाल पंचबोर्ड का सरपंच मन्ना पटेल को बनाया जाता है। ऊपरमाल पंचबोर्ड का सरपंच किसको बनाया गया? मन्ना पटेल को बनाया गया। विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल का डंका नामक अखबार भी प्रकाशित किया। ऊपरमाल सत्याग्रह व क्रांति के गीतों से गूंजने लगा। अब ऊपरमाल है, ये सत्याग्रह और क्रांति के गीतों से गूंजने लगा। क्रांति के गीत गाए जाए, कहीं माणिकलाल वर्मा द्वारा रचित पंछीड़ा गाया जाता था। देखो पंछीड़ा गीत, पंछीड़ा गीत अभी आप सुनना, नेट पर सर्च करना आ जाएगा, है ना। पंछीड़ा गीत ये गाया था माणिकलाल वर्मा ने। किसने? माणिकलाल वर्मा ने। हाँ, रचित रचित किया गया, लिखा गया। तो कहीं पर प्रज्ञा चक्षु श्री भंवरलाल सोनकार द्वारा रचित निम्न पंक्तियां गाई गई। अब देखो, उस समय सभी लोगों में क्रांति का एक आंदोलन का एक जुनून भर दिया जाता है। तो लोग यहाँ पर सभी जगह यही बात कर रहे थे क्रांति का, है ना, डंका बजने लगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो अनेक प्रकार की पंक्तियां गीत गाए जाने लगे ऊपरमाल में, कि मान मान मेवाड़ा राणा, कि मान जा रहे मेवाड़ का राणा, अरे मान जा, बात मान ले हमारी। मान मान मेवाड़ा राणा, प्रजा पुकारे रे, प्रजा पुकारे रे, तुझे प्रजा पुकार रही है कि मान मान मेवाड़ा राणा, प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो ने लाग्यो, सुन राणा फतमल फतमाल रे। क्या मतलब हुआ? कि मान मान मेवाड़ा राणा, प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो ने लाग्यो, सुन राणा फतमाल रे। विजय सिंह पत्तिंग ने पंचायत की स्थापना के अवसर पर अपने भूमिगत कार्यालय से निम्नलिखित पंक्तियों में किसानों को आह्वान किया। देखो ये पंक्तियां मेवाड़ के महाराणाओं को बोली गई कि हमारी बात मान लो रे, सुधर जाओ नहीं तो रजवाड़े चले जाएंगे, और बाद में चले भी गए। ठीक है। और देखो क्या बोला गया कि हरियाली अमाउस, हरियाली अमावस सुखद शुभ मुहूर्त को जान लो, स्वतंत्रता के हित अब धर्म युद्ध की ठान लो। यानी कि हरियाली जो अमावस्या है, इस दिन को यहाँ पर अंकित किया गया, फिक्स किया गया, निर्धारित किया गया कि यह शुभ मुहूर्त है, सही मुहूर्त है हरियाली अमावस्या का दिन। ठीक है। स्वतंत्रता के हित में अब धर्म युद्ध है, इसकी ठान लो, धर्म युद्ध है वो करना है। तो साथियों अनेक प्रकार की पंक्तियां बोली जाने लगी, कहीं गीत गाए जाने लगे स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल द्वारा बेगाल का विरोध करने के कारण इन्हें गिरफ्तार कर उदयपुर राज्य द्वारा जेल में डाल दिया गया। और नारायण जी पटेल की गिरफ्तारी के विरोध में बिजोलिया ठिकाने से एक नारा गूंजता है कि इन्हें छोड़ दो या हमें जेल में भेज दो, इन्हें छोड़ो या हमें सबको जेल में डाल दो, है ना। तो नारायण जी पटेल को डाला गया। 1919 में विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, देखो सगड़ा साथ मिलगा, राम नारायण जी चौधरी, हरिभाई किंकर द्वारा महात्मा गांधी के परामर्श पर वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। 1919 में हुई थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, ये भी पूछा गया है। तो उतारो साथियों, पहले ये उतारो इधर पीछे वाला, नोट करो भाई साथ में। उतार लिया? आगे लिखो, ये उतार लो, ये पंक्तियां लिख लो भाई, ध्यान रख लेना, है ना।
उतार लिया रे, चलो सा। अब ध्यान रख लेना साथियों, महाराष्ट्र में वर्धा में, कहां पर ये वर्धा है, यहाँ पर किसी को दिख नहीं रहा है तो वापस देख लेना, है ना। महात्मा गांधी के परामर्श से महाराष्ट्र, वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में। ये सवाल पूछा गया, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसमें किसने की थी? विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल शेट्टी, केसरी सिंह बारट और रामनारायण चौधरी के द्वारा। अब देखो, वर्धा से 1920 में इसे अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया, इसका कार्यालय अजमेर बना दिया गया। राजस्थान सेवा संघ का पूर्णतः समर्थन बिजोलिया किसान आंदोलन को प्राप्त हुआ। कांग्रेस का 35वां अधिवेशन हुआ था 1919 में, अमृतसर में हुआ था। कहां पर हुआ था? अमृतसर, पंजाब में, जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के बारे में एक प्रस्ताव रखा और केलकर ने इसका समर्थन भी किया, परंतु महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय के विरोध के कारण कांग्रेस में इस प्रस्ताव पर विचार नहीं हो सका, क्योंकि वे देशी राज्यों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे कि ये देशी राज्यों का मामला है ना, उस मेवाड़ रियासत का आंतरिक मामला है, इसलिए हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो और आंदोलन चलेगा है, और लंबे समय तक ये लड़ाई है वो चलने वाली है, ठीक है। चलो, महात्मा गांधी ने बिजोलिया के किसानों की मांगों का अध्ययन करने के लिए अपने सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। महात्मा गांधी देखो, महात्मा गांधी के पास में भी गए थे, तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि भाई पता करो कि बिजोलिया में चल क्या रहा है, ऐसे किसानों की हालत खराब हो रही है। तो अपना सचिव भेजा था महादेव देसाई को, बिजोलिया भेजते हैं महात्मा गांधी। गांधी जी के सुझाव पर मेवाड़ के महाराणा ने बिजोलिया आंदोलन की जांच करने के लिए एक प्रथम आयोग 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित किया। ये ध्यान रखें। अब महात्मा गांधी के सुझाव दिया, तो महात्मा गांधी के कहने पर मेवाड़ के महाराणा ने क्या किया, एक जांच के लिए एक प्रथम आयोग बनाया था 1919 में, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित किया। ये ध्यान रख लेना। तो ये प्रथम आयोग है, आगे और भी बनेगा एक आयोग जांच के लिए दूसरा, तो ये प्रथम 1919 में बनाया गया एक आयोग, ठीक है। इस आयोग में ठाकुर अमर सिंह, मुंसरिफ बिजोलिया, इसके अलावा देखो ठाकुर अमर सिंह हो गए बिजोलिया के, इसके अलावा अफजल अली जो न्यायाधीश बनाया गया, बिंदुलाल भट्टाचार्य मांडलगढ़ का हाकिम, ये सारे सदस्य थे। तो पहला जो आयोग बना था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 में जांच के लिए बनाया गया। इस आयोग में साथियों कौन कौन सदस्य थे ये ध्यान रख लेना। ठाकुर अमर सिंह, अफजल अली न्यायाधीश बनाया गया, न्यायाधीश अफजल अली, बिंदुलाल भट्टाचार्य मांडलगढ़ का हाकिम, ये तीन इसमें व्यक्ति शामिल थे इस प्रथम आयोग में। 1920 में बिजोलिया के किसान नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में जाते हैं। नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1920 में, तो उस समय बिजोलिया के किसान परेशान होकर नागपुर जाते हैं बेचारे इस अधिवेशन में, ताकि यहाँ पर कुछ उनकी बात बन जाए, कोई इनकी सुन ले। तो वहां पर उन्होंने महात्मा गांधी का ध्यान उन पर हो रहे अत्याचारों की ओर आकर्षित किया और उनका आशीर्वाद, महात्मा गांधी से मुलाकात हुई, महात्मा गांधी को अपनी आप बीती बताई, ठीक है। हाँ, तो महात्मा गांधी ने उनको आशीर्वाद दिया कि भाई बिल्कुल पूरा सपोर्ट मिलेगा, हम सहयोग करेंगे। उतारो एक बार, पहले इधर वाला उतार लो, मैं थोड़ी रेस्ट कर लेता हूँ, बैठ जाता हूँ, सुबह से लगा हूँ। रोक के उतार लो ताकि अपना जल्दी कंप्लीट हो, है ना, लंबी क्लास ना हो। ये लो, बीच में रोक के उतारोगे। अब किसान देखो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है। 1897 में मामला शुरू हुआ है, देखो लगभग 20-25 साल हो गए, 1920 आ गई, फिर भी आंदोलन चल रहा है, अभी किसानों की मांग चल रही है ना। अब देखो आगे क्या होता है। राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया का प्रश्न उठाता है कि बिजोलिया में जो हो रहा है किसानों के साथ अन्याय, उसका प्रश्न उठाते हैं। तो अधिवेशन में भवानी दयाल की अध्यक्षता में बिजोलिया किसानों की जांच हेतु एक आयोग नियुक्त किया हुआ, परंतु मेवाड़ के महाराणा किसी बाहरी एजेंसी को बिजोलिया मामले में हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहते कि भाई बाहरी एजेंसी कुछ जांच नहीं करेगी, हम खुद ही करेंगे। तो ये भी मामला रफा दफा हो गया। मेवाड़ के महाराणा ने राजपूताना मध्य भारत सभा को प्रत्युत्तर यानी उत्तर में स्वयं एक कमीशन की नियुक्ति कर जांच करने को कहा कि भाई हम खुद ही अपनी जांच करवा लेंगे। अतः महाराणा ने तुरंत एक जांच आयोग ठाकुर राज सिंह बेदला जो इनको अध्यक्ष बनाया गया,
रमाकांत मालवीय और तखत सिंह मेहता को नियुक्त किया बिजोलिया जांच हेतु। ये दूसरा आयोग था। पहला आयोग हम पढ़ चुके हैं 1919 में, जो आयोग गठित हुआ, 3 उसके सदस्य बनाए गए, जांच हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब दूसरा और आयोग बनाया गया कि भाई बिजोलिया के किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो आंदोलन हो रहा है, उसकी जांच की जाए। तो इसमें देखो कौन कौन शामिल हुए। ठाकुर राज सिंह, जिनको अध्यक्ष बनाया गया, रमाकांत मालवीय और तखत सिंह मेहता, इनको इनकी नियुक्ति की गई कि भाई आप जांच करो। ये दूसरा आयोग है, ठीक है। तो ये उतारो एक बार आप, इधर वाला पीछे वाला उतार लिया क्या? ये भी उतार लो, नहीं उतारा है तो नोट्स बना लेना, पढ़ लेना। ऐसे तो बार क्लास देखने से तो काम चलेगा नहीं भाई, है ना, याद तो करना पड़ेगा, इसलिए लिखना जरूरी है। मेहनत कर लो है थोड़ी बहुत, 5-6 महीने साल भर मेहनत कर लो। चलो यहाँ उतारो आगे। उन्नीस सौ बाईस में भारत सरकार के आदेश पर एजीजी, 1922 में भारत सरकार ने आदेश दिया। तो एजीजी, एजीजी का मतलब क्या होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। उस समय कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड। ये बिजोलिया आए, बिजोलिया आते हैं, और जहां पर राजस्थान सेवा संघ रॉबर्ट के सामने किसानों का पक्ष रखा, तब रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से ठिकाने और किसानों के बीच में एक समझौता हो जाता है ना। तो ये एजीजी आते हैं, हॉलैंड, और उसके बाद में राजस्थान जो सेवा संघ बनाया गया था किसानों के द्वारा, तो इसके द्वारा पक्ष रखा जाता है, अपनी बात रखी जाती है कि भाई किस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं। तो फिर रॉबर्ट हॉलैंड और ठिकाना और किसानों के बीच में, ठिकानेदार थे, जमींदार थे, उनके बीच में और किसानों के बीच में एक समझौता करवा देते हैं। इस समझौते के बाद में 84 में से 35 लाख, 35 जो कर है वो माफ कर दिए जाते हैं। 84 में से 35 करों को माफ कर दिया गया 1922 में। कब किया गया? 1922 में। परंतु बाद में यह समझौता असफल हो गया। नियम कानून वापस तोड़कर वापस 84 कर वापस लेने लगे, यानी किसानों का शोषण किया जाने लगा, जारी रहा। 1927 में विजय सिंह पत्तिक बिजोलिया आंदोलन में से अलग हो जाते हैं। विजय सिंह क्यों रहा? मैं दाबगो। भूप सिंह बोला रहे कब का मैं जुड़ा हुआ हूँ, 1927 आ गई, पिछले 10 साल हो गए, परेशान हो जा गया। कह मुझे अपनी निजी जिंदगी जीनी दो रहे, और अपने परिवार के साथ भी समय बिताऊंगा। तो विजय सिंह क्या करता है साथियों? अलग हो जाता है। और 1930 में एक विधवा शिक्षिका, विधवा मैडम थी जानकी देवी, है, जानकी देवी से क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। जानकी देवी, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। 1927 में विजय सिंह पत्ती के पश्चात इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो माणिक्यलाल वर्मा ने किया। माणिक्यलाल वर्मा ने कब शुरू किया? ध्यान रख लेना, 1927 में अब करेंगे माणिक्यलाल जी वर्मा। उतारो एक बार, आगे और देख लेते हैं। जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने इसकी सहायता भी की। जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने 1941 ईस्वी में मेवाड़ का प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य बने, और सर टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को समस्या का अंतिम रूप से समाधान करने के लिए बिजोलिया भेजा गया। हाँ, मोहन सिंह मेहता को भेजा कि भाई समस्या का समाधान करो, क्या समस्या है, क्यों लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। 1941 में माणिक्यलाल वर्मा ने इस आंदोलन की मांगे मनवा कर बिजोलिया आंदोलन को समाप्त कर दिया। मांगे मनवा ली, किसानों की बातों को मान लिया गया, और 1941 में यह आंदोलन क्या हो गया भाई? समाप्त हो। शुरू कब हुआ आंदोलन? 1897 में। समाप्त कब हुआ? माणिक्यलाल वर्मा के ने इसको समाप्त करवाया 1941 में। तो कितने साल तक चला? तो 44 साल तक, 44 साल तक ये आंदोलन चला था। यानी सबसे लंबा भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये आंदोलन था, ध्यान रख लेना, है ना। और इस प्रकार ये आंदोलन जय हिंद और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ में समाप्त होता है। सभी लोग बैठे होते हैं, समझौता हो जाता है, मीटिंग हो जाती है, फिर किसान जय हिंद वंदे मातरम के नारे लगाते हैं और आंदोलन समाप्त हुआ। बिजोलिया आंदोलन 1897 से 1941 तक है, लगभग 44 वर्षों तक चला। 44 वर्षों तक चला ये किसान आंदोलन। भारत का सबसे पहला, सबसे संगठित और सबसे बड़ा और पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। किसी प्रकार का मारपीट, लड़ाई झगड़ा, हिंसा नहीं हुआ, हिंसा कुछ भी नहीं हुई इस आंदोलन में, है ना। तो सबसे शांतिप्रिय आंदोलन हुआ और समाप्त हो गया। पूछे कि भारत का सबसे लंबा समय तक चलने वाला आंदोलन, तो बिजोलिया किसान आंदोलन 44 है ना, 44 याद रख लेना, 4 44 वर्षों तक चला, 97 से 41। सबसे पहला, सबसे संगठित
लोगों में एकता थी भाई, फूट नहीं थी किसी प्रकार की। सबसे बड़ा और पूर्णतः अहिंसक आंदोलन चला था। उतार लो, उतार लिया होगा आशा करता हूँ, ऐसे तो होशियार हो आप। पीछे वाला भी उतार लो, ये उतारो पहले। फाइनली बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या हो चुका है भाई, समाप्ति हो चुकी है। अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ नया, ये भी उतार लो एक बार रोक के। अब देखो, बिजोलिया आंदोलन के दौरान माणिकलाल वर्मा ने, जिन्होंने आंदोलन को समाप्त करवाया, प्रसिद्ध लोकगीत पंचीड़ा को गाकर जनता को सुनाया है। ये आंदोलन समाप्त हुआ तो पंचीड़ा गीत गाते हैं माणिकलाल वर्मा। पूछा जाता है पंचीड़ा गीत के लेखक कौन है, माणिकलाल वर्मा है। बिजोलिया आंदोलन में गीतों के माध्यम से वर्मा जी ने संदेशवाहक का कार्य किया, गीतों के माध्यम से लोगों को एकत्रित किया, जागरूक किया। बिजोलिया आंदोलन में तुलसी भील ने संदेशवाहक के रूप में प्रचार भी किया था, है ना। इस आंदोलन का संदेशवाहक के रूप में प्रचार किया था तुलसी भील के द्वारा। कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित समाचार पत्र, क्या नाम था, प्रताप, ने बिजोलिया आंदोलन को प्रकाशित करके लोगों को जागरूक किया था, ये ध्यान रख लेना। कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी, जिसके द्वारा एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया प्रताप, और इस प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया आंदोलन को काफी हाईलाइट किया गया। भू राजस्व निर्धारण हेतु पद्धतियां, लाग और कर, आगे हेडिंग डालें। इससे पहले आप उतार लें एक बार, ये उतार लो एक बार आप, पंचीड़ा गीत माणिकलाल वर्मा। अगली हेडिंग डालो साथियों, भू राजस्व निर्धारण हेतु पद्धतियां, लाग और कर। अब देखो कौन कौन से कर है वो किसानों पर लगाए गए। अब आप बोलते हो कि सर 84 कर लगाए गए, अब 84 कर है कौन कौन से, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कर है मैं आपको बताऊंगा, तो आपको आइडिया लगेगा यार ऐसे कर लगा दिए, ऐसे टैक्स लगा दिए। पानी पीने जा रहे हो, कुएं से पानी निकाल रहे हो, फिर भी टैक्स लगा दिया, टैक्स दो रहे। कितनी देखो बुरी मौत मरे थे बेचारे किसान, है ना। चलो अब लिखो, पहला पहला जो कर है वो है राम राम लाग। कौन सा है, राम राम लाग। ये क्या होता है भाई, राम राम लाग कर क्या है, इसे मुजरा लाग भी कहा जाता है। लाग का मतलब क्या है, कर, एक प्रकार के टैक्स देना पड़ता था। इसे प्रति व्यक्ति 1 रुपए के हिसाब से वसूल किया जाता था। राम राम लाग ये सभी से लेते थे, है ना। ठिकानेदार सभी से 1-1 रुपया लेते थे, हर व्यक्ति से, प्रति व्यक्ति 1 रुपये उस समय देखो लिया जाता था, काफी होता था 1 रुपया। ये पहला कर था, राम राम लाग, हर व्यक्ति से वसूला जाता था, कोई नहीं पीछे रहा। असल अगला है हल लाग। हल लाग का क्या मतलब, हल जब किसान खेती करता है तो हल जोतता है, तो खेती पर प्रति हल लगने वाला लाग। खेती कर रहे हो आप, हल जोत रहे हो तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। घास भरी को जो चराई पर वसूल किया जाता था, उसका सामूहिक नाम घास भरी था। यानी आप खेत में पशु को चराने जा रहे हो, चारा, है ना, पशुओं को यदि चराने जा रहे हो तो वहां पर भी चराई कर लगता था। अब देखो, खेत के अंदर हल जोत रहे हैं फिर भी कर दो, पशुओं को चराने जा रहे हो फिर भी कर दो। हर व्यक्ति को वैसे 1-1 रुपया कर वैसे भी दो। हर व्यक्ति जिसने जन्म ले लिया उसका कर लगेगा भाई, जन्म क्यों लिया, हमारी भूमि है, हमारी राजपूतों की धरती है। एक कर है देखो कांकड़ कूट, ये पूछा गया देखो, कांकड़ कूट, कांकड़ ने कूट जो रे। कांकड़ किसको बोलते हैं, कांकड़ क्या होता है, खेतों को ही बोलते हैं, जमीन को, है ना। ये देखो स्थानीय भाषा के नाम है मेवाड़ और मारवाड़ में, कांकड़ कूट। इस पद्धति के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर उपज का अनुमान लगाकर कर निर्धारित किया गया। फसल खड़ी है, इसे कुंटा भी बोलते हैं ना, कुंता, कांकड़ कूट, कांकड़ कूट या कुंता। कूंत देते थे पहले ही, जागीरदार आते बोल देते ये फसल है कि भाई इसमें 10 बोरी अनाज होगा, 5 बोरी भेज देना। अब 5 बोरी नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो किसान अपने घर से देगा, 10 बोरी नहीं हुआ तो किसान अपने घर से देगा। खड़ी फसल पर ये आइडिया लगा लेते थे, कूंत देते थे पहले से कि इतना होगा, इतना भेज देना। अब नहीं हुआ तो भी भेजना पड़ता था। अगला है डोरी कर। ये डोरी कर क्या होता है, इस पद्धति के अनुसार प्रति बीघा के हिसाब से, जमीन जो जितने बीघा है उस हिसाब से लगान निर्धारण किया जाता था। इसके तहत हलगत तथा बिगेड़ी पद्धतियां प्रयुक्त होती थी, प्रति बीघा। अब आप खेती कर रहे हो, खेती करने जा रहे हो तो भी कर दोगे, पशुओं को चराने जा रहे हो फिर भी कर दोगे। फसल हो गई, खड़ी फसल पर आपके ऊपर पहले से टैक्स किया कि भाई इतनी 10 बोरी हुई है तो 5 बोरी भेज दो, आई ऐसे ही बोल देते थे। डोरी, इसके हिसाब जितने बीघे में आप खेती कर रहे हो हर बीघा पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। 10 बीघा में कर रहे हो तो 10 बीघा में हर बीघे पर टैक्स दो, ये और दो। अब देखो कितने कर हो गए, हालत खराब हो गई।
अगला है घर भाव। ये घर भाव क्या है? मारवाड़ में वसूल किया जाने वाला ये कर था घर भाव। हर घर पर कर ये लगता था। खिचड़ी लाग क्या है? राज्य को सेना। देखो, राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती थी, पाव डालती थी यानी पड़ाव डालती थी, है ना, रुकती थी, कहने का मतलब है सेना जा रही है राजा महाराजाओं की, और सेना गांव के पास में रुक गई, तो उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल किया जाने वाला लाग, लाग का मतलब होता है कर, है ना। तो सेना रुकी है, आसपास के गांव वालों को खिचड़ी लाग यानी खिचड़ी खिलानी पड़ती थी, भोजन करवाना पड़ता था, तो वो कर देना पड़ता था। अखराई लाग, अखराई लाग का क्या मतलब हुआ? राज्य कोष में जमा होने वाली राशि पर दी जाने वाली रसीद पर 1 रुपये पर लिया जाने वाला 1 पैसा। 1 रुपया आप जमा करा रहे हो राज्य कोष में, तो उसका पर आपको ब्याज दो, टैक्स दो 1 रुपया। अगला है खरड़ा लाग। खरड़ा लाग यानी श्रमजीवी जातियों यथा भावी मोची, ये जो श्रम करते हैं बेचारे मोची, है ना, छिंसा कुमार, इनसे वसूला जाता था खरड़ा लाग। मुकाता, मुकाता क्या है? इस पद्धति में अनुमत व्यवस्था को आधार बनाया जाता था। मुकाता में अनुमत जो व्यवस्था है, घर बराड़ मेवाड़ में वसूल किया जाने वाला ये भी एक कर है, घर बराड़, ठीक है। हासिल, हासिल क्या है? भू राजस्व, ये भोग कृषि कर तथा रोकड़ अन्य कर से मिलकर बनता था हासिल कर। घर की बिछोती, घर की बिछोती जयपुर में वसूल किया जाता था, ये घर की बिछोती कर जयपुर में। उत्तराधिकार शुल्क, जोधपुर राज्य में ये शुल्क सर्वप्रथम लागू हुआ था, जोधपुर रियासत में, जोधपुर राज्य में उत्तराधिकार शुल्क मोटा राजा उदय सिंह ने इसको लागू किया। कोई उत्तराधिकारी बन रहा है तो उसके ऊपर ये कर लागू हुआ। जागीर भूमि, जागीर भूमि का मतलब क्या हुआ? वह भूमि जो सामंतों के नियंत्रण में होती थी, उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता था, जो लोग इसमें खेती करते थे उनको। ग्रास, ये वे जागीरदार जो सैनिक सेवा के बदले में, जो वे जागीरदार जो सैनिक सेवा के बदले में शासन के द्वारा दी गई भूमि की उपज का जो ग्रास कहलाती थी उपयोग करते थे। यदि आप सेना में सेवा दे रहे हो, राजा महाराजा की सेना में आप नौकरी कर रहे हो, तो आपको बदले में भूमि दी जाती थी जहां पर आप खेती कर सकते हो, आपका परिवार। तो ये ग्रास, ये अग्रास कहलाता था। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें देख लेना एक बार, हम जल्दी जल्दी करवा देते हैं इनको। भूमिये क्या होता है? भूमिये वह राजपूत जिन्होंने राज्य की रक्षा के लिए अथवा राज की सेवा के लिए अपना बलिदान दिया था, ठीक है। हाँ, तो किसी ने बलिदान दिया है तो भी कर दो, कोई सैनिक मर गया युद्ध में तो भी कर दो। अब जनता क्यों दे भाई कर? राजा दो, राजा के पास कुछ था नहीं, राजा बोलता मेरे पास नहीं, ये कर ले लो, जनता से टैक्स वसूलो। हाँ, जावा माल, ठिकाने की ओर से पशुओं पर लगाया गया कर, पशुओं पर भी कर लगा दिया। देखो, पशु पालना भी हानिकारक हो गया। जावा माल। रूख वाली कर, बीकानेर में राठौड़ों, सिखों, जोइयों और बागी ठाकुरों की लूट खसोट से देश को बचाने के लिए नए सैनिक दायित्व की पूर्ति हेतु ये कर वसूल किया जाता था। इसे रक्षात्मक कर की संख्या दी गई। रखवाली कर यानी रक्षा के लिए ये कर लिया जाता था बीकानेर में, है ना। नूता या नूतर, ठिकानेदार ने यहाँ विवाह होने पर वसूला जाने वाला कर। ठिकानेदार के यहाँ कोई विवाह होता तो ये कर वसूला जाता था। नूता, नूता देते हैं ना शादी के अंदर भोजन का, तो ये कर लगता था। पान चराई, भेड़ बकरी की चराई पर कर लिया जाता था। भेड़ बकरी चरा रहे हो तो कर दो, रहे टैक्स दो। खड़ सीसर, तालाब में पानी पीने पर, यदि आप तालाब के अंदर पानी पी रहे हो, कुएं में पानी पी रहे हो, तो आपको खड़ सीसर है वो टैक्स देना पड़ेगा। खड़ सीसर इसका नाम था, ये कर आपको देना ही पड़ेगा। तो ये देखो कितने खराब खराब चीजें, पानी भी नहीं पी पाओगे, अब आप हालत खराब कर दी। चूड़ा लाग क्या है? ठकुराइन द्वारा नया चूड़ा पहनने पर मूल्य काश्तकारों से वसूल किया जाता था। ठाकर की लुगाई ठकुराइन, तो वो नया चूड़ा पहनाते की पहनती थी, तो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। इस चूड़े का पैसा कौन देगी? पब्लिक देगी। काश्तकारों से वसूल किया जाता था। कांसाला, कांसाला क्या होता है? शादी अथवा गम्मी के अवसर पर ठिकाने पर दी जाने वाली रकम के साथ कम से कम 25 पत्तल खाना भेजना। 25 पत्तल क्या भेजना होता था? कांसे के बर्तन में खाना भेजना पड़ता था। पावना या पावरा लाग, जागीरदार अपने मेहमानों पर होने वाले खर्च को गांव वालों से वसूल करते थे। कोई पावना आएगा, जवाई राणा आएगा, तो ठिकानेदार क्या करते थे? अरे वसूल लो, गांव वालों से टैक्स लो, हमारे पावना है, उनकी खातिरदारी करेंगे, सेवा करेंगे। ये देखो, अंगाकर का क्या मतलब हुआ? तभी तो इनकी हालत खराब हो गई, फिर इतने अत्याचार बढ़ गए। तो अंगाकर क्या हुआ रे? मारवाड़ के महाराजा मानसिंह के समय प्रति व्यक्ति से 1 रुपए की दर से वसूल किया जाने वाला कर अंगाकर हो गया भाई। हर अंग पर, जितने भी शरीर है, जितने व्यक्ति है, उन सभी से 1 रुपया लिया जाएगा। मारवाड़ में लिया जाता था महाराजा मानसिंह के समय। देखो, एक नाम है कारज खर्च। कारज खर्च क्या होता है? जागीरदार के संबंधी की मृत्यु होने पर ली जाने वाली लाग। अब हमारा कोई संबंधी खत्म हो गया तो कारज खर्च दो रहे,
ये भी टैक्स लगा दिया। देखो कैसे अजीब टैक्स लगाएगी, है ना, कर लगाएगी। जकात बीकानेर राज्य में वसूल किया जाने वाला सीमा शुल्क है, इसे जोधपुर तथा जयपुर राज्यों में साहिर के नाम से वसूला जाता था। मापा या बारूता कर, मेवाड़ में एक गांव से दूसरे गांव में माल ले जाने पर यह कर वसूल। ये पूछा गया, ध्यान रख लेना। आप एक गांव से दूसरे गांव में यदि जा रहे हो और सामान लेकर जा रहे हो तो आपको एक कर देना पड़ेगा, जिसे मापा या बारूता कर बोलते थे। काठ, काठ क्या होता है? राज्य में जलाने के लिए जंगलों से लकड़ियां प्राप्त करने पर राजकीय कर देना पड़ता था। जलाने के लिए आप लकड़ी लेकर आ रहे हो, खाना भी नहीं बना सकते आप, तो एक काठ कर लगता था। काठ लकड़ी को बोलते हैं, काठ। जिसे बीकानेर में काठ, जयपुर में दरकत की बिछोती और मेवाड़ में खड़लाकड़ और मारवाड़ में कबाड़ा बाब के नाम से जाना जाता था। एक है छंटूद, चटूंद। ये देखो नाम भी आपको पहली बार ही सुन रहे होंगे कई लोग तो। मेवाड़ राज्य में जागीरदारों द्वारा अपनी आय का 6वां भाग शासकों को देना पड़ता था। जागीरदारों द्वारा अपनी आय का 6वां भाग शासकों को देना पड़ता था। ये चटुंद कर था। भोग, भोग क्या है? अनाज के रूप में लिया जाने वाला भूमि कर भोग कहलाता था। अनाज के रूप में लिया जाने वाला भूमि का कर। कमठा लाग, दुर्ग गढ़ के निर्माण के लिए ली जाने वाली लाग। अब मान लो कोई दुर्ग बन रहा है, कोई मेल बन रहा है, तो उसके लिए भी क्या दो रहा है? कर दो, जनता से पैसा वसूलो तभी हम बढ़ाएंगे, ऐसे कहां से बढ़ाएंगे? तो ये भी कमठा या लाग बोलते हैं इसे, कमठा लाग। डांड, डांड क्या होता है? एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाने पर, हमने पहले पढ़ा एक गांव से दूसरे गांव में सामान ले जाने पर, और यदि एक राज्य से दूसरी रियासत में दूसरे राज्य में सामान ले जा रहे हो तो डांड कर देना पड़ेगा। उदंग क्या है? राज्य में वसूल किया जाने वाला भूमि कर, उदंग है। धुआं, धुआंबाज गरे कर, गांव में प्रत्येक घर पर जलने वाले चूल्हों की संख्या के आधार पर लगाया जाता था धुआं। जितने घर में जितने चूल्हे लग रहे हैं, जितना धुआं निकल रहा है उतना कर दो भाई, चूल्हा भी नहीं जला सकते, कर देना पड़ेगा। और जमी चौथ, जमीन पर बिक्री कर, जमीन बेच रहे हो तो आपको कर देना पड़ेगा जमी चौथ। खोला, गोद लेने का कर, गोद ले रहे हो किसी दूसरे व्यक्ति को तो खोला कर दो पहले, फिर गोद लो। ये कैसी मनमानी है, जबरदस्ती है। जाजम लाग, भूमि के विक्रय पर वसूली जाने वाली लाग, है ना। डांड लाग, माल एक राज्य से दूसरे राज्य में। सिंगोटी, मवेशी के विक्रय के, यदि पशु को बेच रहे हो तो सिंगोटी कर। बिंदोलेरी लाग, जमींदार के घर पर विवाह होने पर, जमींदार के घर पर किसी की शादी है तो वो बड़ा वसूलो, शादी का खर्चा लो रहे हैं लोगों से, बिंदोलेरी लाग है। हुबूब, राज्यों के बढ़ते हुए खर्च की पूर्ति के लिए लिया जाने वाला, राज्य में खर्च बढ़ रहा है उसकी पूर्ति करने के लिए हबूब लेते थे। खुंटा फिराई या रूपोटा, पशुओं के क्रय विक्रय पर लिया जाने वाला कर, ये एक और था खुंटा फिरोई। कुंवर जी का घोड़ा लाग का एक प्रकार है, ये भी देखो कुंवर जी का घोड़ा। उत्तराधिकारी शुल्क, नए राजा के आसन ग्रहण, कोई राज्य, कोई नया राजा बनता था तो उत्तराधिकारी शुल्क लिया जाता था। खादी, खांदी, मारवाड़ में रेगरू की व्यवसायिक जातियों से, रेगर जो व्यवसायिक जाति है, रेगरू से वसूला जाता था। अबियाना, पानी पर लगने वाला टैक्स, पानी पर भी टैक्स लगा दिया। मलबा और चौदरबाव, मारवाड़ में किसानों से वसूला जाने वाला कर रहा है। महकमा बकायद, मध्यकालीन राजस्थान में राजस्व वसूल करने वाला विभाग। ध्यान रख लेना, मध्यकालीन राजस्व में राजस्व वसूल करने वाला विभाग कौन सा है? महकमा बकायद है, महकमा। रेख, रेख क्या है? वे मापदंड जिसके आधार पर सामंतों और जागीरदारों से राजकीय शुल्कों की वसूली की जाती थी, जिस मापदंड पर, उसको बोलते हैं रेख। उतार लो जो उतारना चाहते हैं, वैसे पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। चलो, E5 ईच, सब्जी बेचने वालों से कर लिया जाता था। सब्जी बेचोगे फिर भी कर दो रहे। दान क्या है? दान, मेवाड़ और जैसलमेर के आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला कर। बेगार कर, बिना पारिश्रमिक के मजदूरी, बिना पारिश्रमिक के भी मजदूरी, क्या है? बेगार कर, लाग। चौरी की लाग या जोत चौरी, लड़की के विवाह के समय 5 रुपए के रूप में, ये लड़की की शादी कर रहे हो तो 5 रुपए कर देना पड़ेगा, उस समय 5 रुपए बहुत थे। कीड़ा, ग्रामीण क्षेत्र में सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला अनाज का कीड़ा कहलाता था। अनाज देते थे बदले में, सब्जी ले रहे हो तो अनाज दो भाई, तभी सब्जी मिलेगी। नाता कर क्या है? ये विधवा के, कोई विधवा महिला है उसके पुनः विवाह के अवसर पर, पुनः विवाह कर रहे हो तो विवाह के अवसर पर 1 रुपए की दर से वसूल किया जाता था। जोधपुर में इसे कागली या नाता कर तथा कोटा में इसे नाता कागली, मेवाड़ में नाता बराड़, बीकानेर में नाता, जयपुर में छेली राशि के नाम से जाना जाता था। विधवा महिला की यदि शादी कर रहे हो तो भी आपको क्या देना है भाई? कर देना पड़ेगा। ठीक है, अगला है गनीम बेराड़। मेवाड़ में युद्ध के समय युद्ध कर वसूला जाता था। युद्ध होता था तो युद्ध कर वसूलते थे पब्लिक से, जनता से।
है ना। गनीम बराड़। गीद भराई, मेवाड़ में मालियों से वसूल किया जाने वाला कर। फौज खर्च या खेड़ खर्च। फौज, फौज नहीं, फौज है ना, फौज सेना होती है। मारवाड़ में सेना के खर्च हेतु लिया जाने वाला कर, सेना का खर्चा कर दो रे, कर दे के। बिगोड़ी क्या होती थी, बिगोड़ी। भूमिकर जो नगद रकम के रूप में वसूल लिया जाता था, बिगोड़ी कहलाती थी। पहले बिगोड़ी लिया जाती थी, है ना, किसानों से ली जाती थी जमीन पर। कुंता क्या होता है, इसमें खड़ी फसल का अनुमान लगाकर लगान निश्चित कर दिया जाता था। इसे कुंता वही हम पहले पढ़ चुके हैं। लाटा, देखो लाटा क्या है, अधिकारी की देख रेख में फसल काट कर इकट्ठी कर दी जाती थी, तब ठिकाने का हिस्सा तोल कर ले लिया जाता था, उसे लाटा बोलते हैं। ये पूछा गया है परीक्षा में, लाटा क्या है। मिसल, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति रिवाज, पंक्तिबद्ध तरीके से बैठो रहे राज दरबार में, उसे मिसल बोलते हैं। और साध प्रथा, भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध मेवाड़ राज्य से था। अब अगला आंदोलन है किसान बेंगू आंदोलन। बिजोलिया का हो गया, कौन कौन से कर लगाए गए आपके समझ में आगे होंगे। अब बेंगू आंदोलन क्या है ये पढ़ते हैं हम। उतारो, हेडिंग डालो थोड़ी। बेंगू आंदोलन बेगार प्रथा से सर्वाधिक प्रभावित था। बेगार की जो प्रथाएं थी, कुप्रथाएं, इसके ऊपर ये आंदोलन हुआ था। बेंगू में 25 प्रकार की लाग ली जाती थी, 25 प्रकार की थी। बेंगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बेगार प्रथा से संबंधित है बेंगू किसान आंदोलन। 25 प्रकार की लाग यहाँ पर ली जाती थी। बेंगू कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में। उतार लो एक बार। आगे लिखो दोस्तों, आप नोट करते जाओ भाई साथ साथ में। 1921 में बेंगू किसान आंदोलन मेनाल, भीलवाड़ा के भेरूकुंड नामक स्थान से शुरू होता है। कहां से शुरू हुआ, मेनाल से होता है 1921 में। कब हुआ रे, 1921 में शुरू हुआ, ये लिख लेना आप। 2 फरवरी 1922 ईस्वी के पारसोली के रावल और उनके ठिकाने के किसानों के बीच में पारसोली का एक समझौता होता है। ठिकानेदार के बीच में एक समझौता हो जाता है, पारसोली का समझौता। ये मेवाड़ राज्य में होने वाला प्रथम समझौता था। मेवाड़ राज्य का पहला समझौता 2 फरवरी 1922 को हुआ था। पारसोली के रावल और उसके ठिकाने के किसानों के बीच में होता है। मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को बोलसेविक समझौते की संज्ञा देते हुए रावत अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद करवा दिया और ठिकाने पर मुनसरत मात बैठा दी। भ्रष्टाचार व दमन के लिए प्रसिद्ध लाला अमृतलाल को बेंगू का मुंशीरम नियुक्त कर दिया गया। अमृतलाल ने निर्दयता पूर्वक किसानों से लगान वसूल करना आरंभ कर दिया और उसने लगान वसूली में सेना का भी प्रयोग किया। सेना को भेज दिया कि भाई लगान, किसानों से टैक्स लेके आओ, कर लेके आओ। तो ये किसने शुरू किया था, अमृतलाल ने। किसने किया भाई, अमृतलाल ने शुरू कर दिया। उतारो आप। इस किसान आंदोलन की जानकारी के लिए राजस्थान सेवा संघ ने सत्य भगत और रामनारायण चौधरी को बेंगू भेजा। इसकी जानकारी लेने के लिए बेंगू आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पत्थी के आग्रह पर रामनारायण चौधरी ने किया और इसकी पत्नी अंजना चौधरी ने महिलाओं का नेतृत्व किया। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, बेंगू किसान आंदोलन। इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो विजय सिंह पत्ती, जिसका नाम भूप सिंह है। बिजोलिया किसान आंदोलन में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, है ना। हाँ, बाद में विधवा महिला से, एक शिक्षिका से ये शादी कर लेता है। तो विजय सिंह पत्तिक ने आग्रह किया। उसके बाद में रामनारायण चौधरी ने, आग्रह पर रामनारायण चौधरी ने और इसकी पत्नी थी अंजना चौधरी, इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। गोविंदपुरा में एकत्रित 2 अप्रैल 1923 को किसानों को शक्ति के प्रयोग से तितर बितर करने का आदेश दिया गया, है ना। सेना को आदेश दिया भाई किसानों को भगाओ यहाँ से, 2 अप्रैल 1923 को। 13 जुलाई 1923 में ट्रंच आयोग द्वारा चित्तौड़गढ़ के गोविंदपुरा नामक स्थान पर किसानों पर लाठियां बरसाने के कारण रूपा जी और करपा जी धाकड़ शहीद हो गए। ये ध्यान रख लेना। रूपा जी और करपा जी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो बेंगू किसान आंदोलन से है। ये क्या हो जाते हैं साथियों, 13 जुलाई
1923 को ट्रंच आयोग द्वारा चित्तौड़गढ़ के गोविंदपुरा स्थान पर किसानों पर लाठियां बरसा दी जाती है और यहाँ पर रूपा जी और करपा जी है वो शहीद हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। 1923 की इस घटना के बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह ने किया तथा ट्रंच आयोग का क्या किया, इस आयोग का विरोध करना शुरू किया। वापस विजय सिंह ने इसका नेतृत्व किया, क्योंकि विजय सिंह है ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, ये बिल्कुल शांतिप्रिय आदमी थे, है ना। बेंगू आंदोलन की जांच के लिए ट्रंच आयोग का एक गठन भी किया गया। 10 सितंबर 1923 में बेंगू आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक को पकड़ लिया गया और उन्हें 5 वर्ष की कैद हुई, 5 वर्ष की जेल में डाल दिया। 27 अप्रैल 1927 को उनको जेल से वापस छोड़ा गया। 1925 में बेंगू के किसानों और राजस्थान सेवा संघ तथा बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ और ये आंदोलन समाप्त होता है। 1925 में क्या हो जाता है, किसानों के बीच में राजस्थान सेवा संघ और बेंगू के जो ठाकुर थे अनूप सिंह जी, उनके बीच में समझौता हो जाता है और ये आंदोलन समाप्त होता है। ये है भाई आपका बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, उतारो, ये छोटा है, बाकी बड़े नहीं है। बिजोलिया का बड़ा था, उसमें आपको परेशानी हुई होगी, ये छोटा सा है। उतार लिया। चलो अगला आंदोलन लिखो, निमूचना किसान आंदोलन। निमूचना कहां पर है, अलवर में है। अलवर में 80% भूमि खालसा के अंतर्गत थी, खालसा भूमि घोषित कर दी गई, सीधी शासक के हाथ में थी, जबकि केवल 20% भूमि जागीरदारों के नियंत्रण में थी। 20% भूमि पर जागीरदारों का राज था। ठीक है। अलवर में अधिकांश किसानों को खालसा क्षेत्रों में स्थायी भू स्वामित्व के अधिकार प्राप्त थे, जिन्हें विश्वदारों के नाम से जाना जाता था। अलवर में भू राजस्व की सबसे गलत पद्धति इजारा पद्धति लागू थी। कौन सी पद्धति थी, भू राजस्व की भूमि की जो एक पद्धति थी जिसे बोलते हैं इजारा पद्धति, जिसके तहत ऊंची बोली बोलने वाले को निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दे दी जाती थी। 1876 में ब्रिटिश पद्धति पर अलवर में पहला भूमि बंदोबस्त किया गया। निमूचना किसान आंदोलन अलवर में हुआ और निमूचना गांव वर्तमान में अलवर जिले की बानसूर तहसील में स्थित है। यहां पर यह हुआ 1923 में अलवर के शासक जयसिंह के द्वारा किसानों पर लाग कर लगाए जाने के कारण इस आंदोलन की शुरुआत हुई। कब हुई, 1923 में इस आंदोलन की शुरुआत होती है। अलवर के शासक थे जयसिंह, उसके द्वारा किसानों पर कर लगा दिए गए। ठीक है। इजारा पद्धति, देखो इजारा पद्धति, ऊंची बोली बोलने वाले को निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दिया जाना इजारा पद्धति कहलाता है। यह पद्धति आ चुकी है साथियों कई बार एग्जाम। इजारा पद्धति क्या है, ऊंची बोली बोलने वाले, भूमि की ऊंची बोली ऊंची दाम देने वाले को एक निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दी जाती थी खेती करने के लिए। निमूचना गांव के किसान रघुनाथ की पुत्री सीता देवी 14 मई 1925 को निमूचना गांव में महिलाओं का नेतृत्व करते हुए किसानों को ललकार रही थी कि हम किसी भी हालत में ठिकाने को अधिक लगान नहीं देंगे, ठिकानेदारों को किसी भी कीमत पर टैक्स नहीं देंगे, लगान नहीं देंगे। ये किसने कहा, निमूचना गांव के किसान रघुनाथ की पुत्री सीता देवी ने कहा था 14 मई 1925 को। 1924 में निमूचना आंदोलन की समस्या को माधव सिंह और गोविंद सिंह ने पुकार नामक पुस्तक के माध्यम से उठाया। किसने उठाया भाई, माधव सिंह और गोविंद सिंह ने पुस्तक लिखी पुकार। 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान निमूचना में इकट्ठे हुए, जिन पर अंग्रेज कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चला दी, जिसमें लगभग 100 लोग शहीद हुए तथा संपूर्ण गांव जलकर राख हो जाता है। यह लिखो भाई, निमूचना हत्याकांड है, यह एग्जाम में पूछा जाता है ना। कब हुआ, 14 मई 1925 को। लगभग 800 किसान यहाँ पर एकत्रित हुए थे और इन पर अंग्रेज कमांडर आया छज्जू सिंह, इसने गोलियां चलवा दी। देखो किसानों के ऊपर, पब्लिक के ऊपर गोलियां चला दी, कितना बेशरम आदमी था। 100 लोग लगभग शहीद हो जाते हैं, 90-100 लोग इसमें मारे जाते हैं, पूरा गांव इसमें राख ढेर बन जाता है, जला दिया जाता है। उस समय कच्चे घर थे। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। छज्जू सिंह को ध्यान रख लेना, यह भी एग्जाम में पूछा गया, राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह। महात्मा गांधी ने पत्रिका यंग इंडिया में निमूचना कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विश्व कहते हुए दोहरे हत्याकांड या दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी है। जलियांवाला, यदि आपको पूछे कि राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, वैसे ही यहाँ पर वहां पर भी ऐसे गोलियां चलाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा।
अमृतसर पंजाब में। उसी प्रकार यहाँ पर भी निमूचना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला जो हत्याकांड है उससे भी बेहतर बताया कि उसे भी खतरनाक हुआ है भाई, है ना। तो ये ध्यान रख लेना, जलियांवाला हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? निमूचना में। ये उतारो आप, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से ये दो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, आपको पता भी होगा वैसे। आगे लिखो कि तरुण नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक और प्रताप के द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप ने निमूचना घटना को प्रकाशित किया। देखो उस समय अखबार न्यूज़पेपर निकाले थे, विजय सिंह पथिक ने निकाला था तरुण या नवीन राजस्थान। ये एक नवीन राजस्थान समाचार पत्र है साथियों, ठीक है। ये किसने निकाला था? विजय सिंह पथिक ने, ये पूछा जाता है। और एक प्रताप नाम का समाचार पत्र निकाला गया गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। निमूचना जो हत्याकांड है इसको प्रकाशित किया और लोगों तक पहुंचाया। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, निमूचना हत्याकांड। अगला साथियों उतारो आप, बूंदी का किसान आंदोलन। बूंदी में देखो किसानों ने जो आंदोलन किया था, बूंदी किसान आंदोलन। ये बूंदी का जो किसान आंदोलन था ये मुख्यतः राज्य प्रशासन के विरुद्ध था। प्रशासन थी जो उस समय राज्य जो व्यवस्था थी उसके विरुद्ध था। जबकि मेवाड़ में किसानों ने अधिकांश ने जागीर व्यवस्था का विरोध किया था। देखो अधिकतम जो यहाँ पर किसान आंदोलन हुए वो जो जागीरदार थी, जागीर व्यवस्था थी, उसके विरुद्ध हुआ था। लेकिन बूंदी का किसान आंदोलन ये राज्य प्रशासन के विरुद्ध हुआ था, सरकार के खिलाफ ये किया गया। बूंदी किसान आंदोलन में स्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महिलाओं ने भूमिका निभाई थी। 1923 में बूंदी के किसान आंदोलन की शुरुआत 1923 में हुई थी, ध्यान रख लेना। लगान व बेगार के विरोध में हुई। लगान बेगार प्रथाएं जो कर है इनके कारण ये हुई थी। बूंदी व बिजोलिया के बीच पथरीला व कठोर भाग बरड़ कहलाता है। बूंदी और बिजोलिया के बीच का पथरीला और कठोर भाग है जिसे बरड़ कहते हैं। यद्यपि बेंगू भी बिजोलिया का पड़ोसी ठिकाना था, किंतु बरड़ की सीमाएं बिजोलिया के साथ सटी हुई थी। 1922 में बूंदी रियासत में बरड़ के किसानों के द्वारा भंवरलाल सोनी के नेतृत्व में बरड़ किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। बूंदी रियासत में बरड़ के जो किसान हैं इनके द्वारा भंवरलाल सोनी ने इसकी लीडरशिप संभाली थी, भंवरलाल सोनी ने। बूंदी आंदोलन का नेतृत्व पंडित नेनूराम शर्मा ने किया। इसका जो बाद में नेतृत्व किसने किया? नेनूराम शर्मा ने किया। बूंदी में स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व बाद में स्वामी नित्यानंद के द्वारा किया गया स्थायी रूप से। बूंदी आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व अंजना चौधरी ने किया, ये पूछा जाता है ना। अंजना चौधरी का संबंध किससे है? तो बूंदी किसान आंदोलन से है। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान अजमेर में प्रकाशित हुआ समाचार पत्र है ये। राजस्थान केसरी जो वर्धा में, प्रताप कानपुर में आदि समाचार पत्रों में आंदोलनकारियों पर किए जा रहे जुल्मों का व्यापक रूप से प्रचार शुरू हुआ। हाँ, ये समाचार पत्र इन क्रांतिकारियों के द्वारा ही निकाले गए। जो आंदोलनकारी थे, जो नेता थे, इन्होंने समाचार पत्र निकाले और इनके बारे में अन्य जो पब्लिक थी, जनता थी, उनको भी क्या किया? एक्टिव किया। दो अप्रैल 1923 में बूंदी के डाबी नामक स्थान पर एक किसानों का सम्मेलन होता है। कब हुआ था? 1923 में। बूंदी का एक स्थान है डाबी, यहाँ पर किसानों का एक सम्मेलन होता है जहाँ पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने गोली चला दी।
किसानों के ऊपर क्या चला दी गई, गोलियां चला दी गई, जिसमें नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर घटना स्थल पर ही झंडा गीत गाते हुए शहीद हो जाते हैं। डाबी स्थान वर्तमान में बूंदी जिले में है। माणिकलाल वर्मा ने नानक भील की स्मृति में अर्जी शीर्षक से एक गीत लिखा जो आंदोलनकारियों के लिए काफी प्रेरणा का स्रोत भी बना था। अगला है साथियों मेव किसान आंदोलन। सन 1923-24 में यह लागू किया गया भू राजस्व बंदोबस्त मेव किसानों में असंतोष उत्पन्न करने वाला सिद्ध हुआ। अंजुमन ए खादिमुल इस्लाम नामक मुस्लिम संगठन सामाजिक उत्थान हेतु अलवर के मेवों के बीच कार्य कर रहा था और मेवों ने आरंभ से ही गुरीला युद्ध आरंभ कर दिया। 1932 में मेव किसान आंदोलन मेवात यानी अलवर भरतपुर में मोहम्मद अली के नेतृत्व में शुरू हुआ। कहां पर शुरू हुआ था? तो मेव किसान आंदोलन तो साथियों ध्यान रख लेना 1932 में अलवर और भरतपुर में मोहम्मद अली के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू होता है। उतार लिया, नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। 1932 के अंत में गुड़गांव के मेव नेता चौधरी यासीन खान ने उनका नेतृत्व संभाला और मेव विद्रोह में पूर्णतः सांप्रदायिक रंग प्राप्त कर लिया गया। मेव विद्रोह में पूर्णतः सांप्रदायिक रंग प्राप्त कर लिया। मेवों ने हिंदुओं के घरों को जलाना और संपत्ति को लूटना प्रारंभ कर दिया। यहां पर देखो सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं। 1 मार्च 1933 ईस्वी को मिस्टर वाइलिया आईसीएस अधिकारी को राजस्व विभाग के प्रभार सहित प्रधानमंत्री दीवान यहाँ का नियुक्त किया गया और मेव किसान आंदोलन की समाप्ति 1934 में हुई। अलवर के महाराजा जय सिंह को देश निकाला दे दिया गया, ये ध्यान रख लेना। अलवर के महाराजा जय सिंह को देश से निकाल दिया जाता है। 26 फरवरी 1944 को अलवर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये ध्यान। अलवर में स्वतंत्रता दिवस कब मना दिया गया? वैसे देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन ये 26 फरवरी 1944 को अलवर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 फरवरी 1947 ईस्वी को भरतपुर में प्रजा परिषद के नेतृत्व में बेगार विरोधी दिवस मनाया गया। भरतपुर में प्रजा परिषद के नेतृत्व में बेगार जो प्रथाएं थी है ना, बेगार जितनी भी थी उनके विरोधी दिवस मनाया गया। अगला है मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। 22 जून 1880 ईस्वी में फतेह सिंह के द्वारा किसानों पर कर लगाए जाने के कारण इस आंदोलन की शुरुआत हुई। फतेह सिंह जी के द्वारा किसानों पर कर लगा दिए गए, जिसके कारण यह आंदोलन वापस शुरू होता है 1880 में। यह आंदोलन चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया स्थान से जाटों के द्वारा शुरू किया गया।
मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में है, रासमी तहसील, यहाँ से ये आंदोलन शुरू होता है। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है, ये पूछा जाता है एग्जाम। उतारो मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। अगला है साथियों, जाट प्रजापति महायज्ञ ठाकुर देशराज के निर्देशन में सीकर में 1924 में 20वीं सदी का सबसे बड़ा और विराट महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें 100 मन घी की आहुति दी गई और इसमें 3.5 लाख लोगों ने भाग लिया था। ये देखो, जाट प्रजापति महायज्ञ, बहुत बड़ा एक यज्ञ किया गया। ठीक है, ठाकुर देशराज के निर्देशन में सीकर में हुआ था 1934 में, जो कि सबसे बड़ा महायज्ञ था, जिसमें 100 मन, कितना, 100 मन घी की आहुति दी गई थी इस यज्ञ में। अगला है मारवाड़ का किसान आंदोलन। ये देखो, मारवाड़ का आ गया। 1923 में मारवाड़ किसान आंदोलन जोधपुर में शुरू होता है। राजधानी जोधपुर थी, तो 1923 में ये जोधपुर में शुरू हुआ। मारवाड़ किसान आंदोलन का सूत्रधार मोतीलाल तेजावत तथा इसको चलाने वाला जय नारायण व्यास था। ये उतारो, दोनों पंक्तियां याद रख लेना। शुरू कब हुआ? 1923 में हुआ। इसका सूत्रधार मोतीलाल तेजावत और इसको आगे चलाया जय नारायण व्यास के द्वारा। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में है अभी। उन्नीस सौ चौबीस में जय नारायण व्यास ने जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। यह भी पूछा जाता है। देखो, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? जय नारायण व्यास ने 1924 में किया, और इसके माध्यम से मारवाड़ के किसानों को लागतों बेगारों के विरुद्ध जागरूक बनाने का प्रयास किया गया। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इस सभा को बाद में गैर कानूनी घोषित किया गया कि भाई कानूनी रूप से सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि लोगों को जागरूक कर रहे थे इसलिए। शेखावाटी सीकर किसान आंदोलन 1921 में शेखावाटी क्षेत्र में चिड़ावा सेवा समिति के गठन के बाद में आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। शेखावाटी क्षेत्र में रामनारायण चौधरी ने किसानों को जागृत किया था। रामनारायण जी चौधरी ने क्या किया? लोगों को जागरूक किया। शेखावाटी क्षेत्र में किसान आंदोलन का श्री गणेश सीकर ठिकाने से होता है, शुरुआत होती है सीकर ठिकाने से। शेखावाटी किसान आंदोलन का निर्णायक दौर 1931-32 ईस्वी में चला। 1934-35 ईस्वी में सभी ठिकानों पर यह गतिशील हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। शेखावाटी किसान आंदोलन हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड में भारी बहस का मुद्दा बना, और इसे उठाने वाले लॉरेंस थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। शेखावाटी किसान आंदोलन के तहत मंडावा ठिकाना में देवी बख्श ने नागरिक अधिकारों की घोषणा की। शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने किया। शेखावाटी में 5 प्रमुख ठिकाने कौन कौन से? बिसाऊ, डूंडलोद, मंडावा, मलसीसर और नवलगढ़ थे। 5 ठिकाने थे यहाँ पर। इन 5 ठिकानों को पंच पाणे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच पाणे। 1922 में सीकर के नए राजा ठाकुर कल्याण सिंह द्वारा 25 से 50% तक भूमि लगान वसूल करने के साथ ही सीकर में किसानों का व्यापक आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। अक्टूबर 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन अजमेर के समीप पुष्कर में आयोजित होता है। जाटों की एक बहुत बड़ी महासभा होती है 1925 में पुष्कर में। अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग से 1931 में सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई 1931 में।
1932 में बसंत पंचमी के पर्व पर जाट सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 60,000 जाट एकत्रित हुए थे। कितने हुए? 60,000 जाट एक साथ में एकत्रित होते हैं 1932 में। सितंबर 1933 में पलसाना में जाट सभा का आयोजन फिर किया गया। 25 अप्रैल 1934 को सीकर के कटरातल में सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी जाट ने 10,000 महिलाओं के नेतृत्व में विशाल महिलाओं का आयोजित किया है, विशाल महिलाओं का यहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया। और इस सम्मेलन में उत्तम देवी के द्वारा भाषण है वो दिया गया, महिलाओं को जागरूक किया गया, संबोधित किया गया। सरदार थे हरलाल जी, उनकी पत्नी थी किशोरी देवी जाट, किशोरी देवी जाट। इन्होंने 10,000 महिलाओं को एकत्रित किया, उनका नेतृत्व किया। यहाँ पर उत्तमा देवी नाम की महिला ने भाषण भी दिया था। जयपुर से कैप्टन वेब को किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए भेजा गया। जयपुर के कैप्टन वेब को भेजा गया। 23 अगस्त 1934 में एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार बहुत सी लागतें माफ कर दी गई। लगान की बकाया राशि पर ब्याज तथा बेगार समाप्त हो गई। अतः यह समझौता जाट कृषकों की मान सफलता थी। इसका श्रेय ठिकाने के अंग्रेज अधिकारी वेब को दिया जाता है। वेब ने सब कुछ यहाँ पर माफ करवा दिया। शेखावाटी किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे पलसाना, कटराथल, गोठड़ा और कुंदन गांव सीकर। ये इसके मुख्य केंद्र थे। उन्नीस सौ चौतीस में ठाकुर ईश्वरी सिंह ने जयपुर के जयसिंहपुरा गांव में किसानों पर गोलियां चला दी। 1934 में ठाकुर थे ईश्वरी सिंह, इन्होंने जयपुर का गांव है जयसिंहपुरा, यहाँ के किसानों पर क्या चला दी? गोलियां। इस कांड को जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड के नाम से जाना जाता था। कब हुआ था? 1934 में। इस हत्याकांड के बाद ईश्वरी सिंह और उसके साथियों पर एक मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजा दी जाती है। जयपुर राज्य में यह प्रथम मुकदमा था जिसमें जाट किसानों के हत्यारों को सजा दिलाना संभव हो सका। पहली बार जाटों के हत्यारों को क्या दी गई? सजा दी गई। दैनिक अर्जुन ने इस दशा का व्यापक ब्यौरा दिया और जून 1934 में जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया जाता है। किसान शहीद हुए थे, यहाँ पर गोलियां चलाई गई किसानों के ऊपर, तो जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया गया जून 1934 में। जयपुर प्रशासन ने पुलिस महानिरीक्षक एफ.एस. यंग को इस कांड की जांच के लिए भेजा गया। फिर जांच हुई इसके ऊपर। 1935 में सीकर के खुड़ी गांव में किसानों पर कैप्टन वेब ने लाठीचार्ज करवाया, जिसमें 4 किसान मारे जाते हैं। खुड़ी कांड का प्रकाशन खंडवा से प्रकाशित समाचार पत्र क्रमवीर में हुआ। सीकर ठिकाने के विशेष अधिकारी वेब ने अप्रैल 1935 ईस्वी को कुंदन और गोठड़ा बुकरान गांव पर धावा बोल दिया और किसानों का नरसंहार हुआ, जिसमें 4 लोग और मारे जाते हैं। कुंदन गांव का हत्याकांड इतना विभत्स था कि ब्रिटेन की संसद के महत्वपूर्ण सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इसकी चर्चा की गई। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। 26 मई 1935 को सीकर दिवस मनाया गया। बाद में सीकर दिवस मनाया गया 26 मई 1935 को। सीकर ठिकाने के जो अधिकारी थे वेब, उसने 1935 में कुदन और गोठड़ा बुकरान गांव पर दावा बोला था। गांव पर अटैक हुआ और किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चलाई गई, जिसमें 4 लोग यहां पर और मारे जाते हैं। बहुत भयंकर यहां पर लड़ाई होती है। अगला है भरतपुर का शुद्धि आंदोलन। 1928 में भरतपुर के राजा करशन सिंह ने इस आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार ने करशन सिंह को हटाकर डंकन मैकेंजी को राज्य का नया प्रशासक बना दिया, जिस कारण यह आंदोलन शुरू होता है। अगला है डोगरा कांड। डोगरा कांड क्या है? डोगरा 4 अप्रैल 1935 में ज्वाला प्रसाद शर्मा ने अजमेर के पुलिस अधिकारी पीएन डोगरा की हत्या कर दी। इसकी हत्या की योजना बनाई। इस योजना में डोगरा बच गया। योजना तो बनाई किसने? ज्वाला प्रसाद शर्मा ने। अजमेर का पुलिस अधिकारी था पीएन डोगरा, तथा उसका सहयोगी इंस्पेक्टर, इसमें सलालुद्दीन मारा गया। उसका सहयोगी था इंस्पेक्टर, वो मारा जाता है। तो ये डोगरा कांड हुआ था। अगला है बीकानेर के किसान आंदोलन, दूधवा खारा आंदोलन। दूधवा खेरा आंदोलन, बीकानेर का किसान आंदोलन। बीकानेर के किसान आंदोलन के इतिहास में दूधवा खारा के किसान आंदोलन को सबसे अधिक महत्व प्राप्त हुआ।
1922 में बीकानेर रियासत के दूधवा खारा नामक स्थान पर 1922 में दूधवा खारा नामक स्थान पर यह आंदोलन चलाया गया। दूधवा खारा वर्तमान में चूरू जिले में है। कहां पर है? चूरू में। दूधवा खारा आंदोलन का नेतृत्व मेघाराम वेद, रघुवीर दयाल और हनुमान सिंह आर्य ने किया। खेतूबाई ने दूधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। महिलाओं का किसने किया? खेतूबाई ने। वर्ष 1944 में दूधवा खारा के जागीरदार ठाकुर सूरजमल सिंह ने किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया। चौधरी हनुमान सिंह के नेतृत्व में किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल 2 जून 1945 ईस्वी को माउंट आबू में महाराजा शार्दुल सिंह से मिलता है। हनुमान सिंह को रतनगढ़ से गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। दूधवा खारा आंदोलन के हनुमान सिंह बुडानिया बीकानेर रियासत की पुलिस सेवा में भर्ती थे। 4 जनवरी 1948 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। अतः दूधवा खारा के किसान आंदोलन का निर्णायक अंत हुआ। 1937 में लाग बाग के संबंध में बीकानेर में प्रथम किसान आंदोलन जगजीवन चौधरी के नेतृत्व में उदासर बीकानेर में शुरू हुआ। बीकानेर किसान आंदोलन को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम भाग गंगनेर से जुड़ा हुआ है, दूसरा भाग जागीरी गांव से जुड़ा हुआ है। अब है बीकानेर षड्यंत्र। बीकानेर षड्यंत्र क्या है? 1931 के दूसरे गोलमेल सम्मेलन में लंदन में महाराजा गंगा सिंह भाग लेने जाते हैं। बीकानेर के शासक है महाराजा गंगा सिंह। दूसरे गोलमेल सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। राजस्थान का एकमात्र महाराजा गंगा सिंह था जिसने 1930, 31 और 32 के लंदन में हुए तीनों गोलमेल सम्मेलनों में भाग लिया था। बीकानेर रियासत के चंदनमल बहड़ ने महाराजा गंगा सिंह की विरोधी नीतियों को बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका में छापा और महाराजा गंगा सिंह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन विरोधी नीतियों के छपने पर नीचा देखना पड़ा। इसके बाद चंदनमल बहड़ पर झूठा मुकदमा चलाया गया और उन्हें कठोर सजा दी गई। इस घटना को बीकानेर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। गंगा सिंह के बारे में बोल दिया था भाई, उसकी जो विरोधी नीतियां हैं। तो फिर चंदनमल जो बहड़ है इनके ऊपर झूठा मुकदमा चलाया जाता है, सजा दी जाती है। अगला है राय सिंह नगर की घटना। अगली घटना है भाई राय सिंह नगर की घटना। बीकानेर प्रजा परिषद के नेतृत्व में दूसरा किसान आंदोलन राय सिंह नगर की घटना को लेकर हुआ। प्रजा परिषद ने 17 जुलाई 1946 को संपूर्ण बीकानेर राज्य में किसान दिवस मनाया। किसान दिवस पूरे बीकानेर में मनाया गया 17 जुलाई 1946 को। बीकानेर किसान आंदोलन की बात करें साथियों, तो यह किसान आंदोलन चौधरी कुंभाराम आर्य के नेतृत्व में 1946 में शुरू हुआ। यहां पर देखो कांगड़ कांड, बीकानेर के किसान आंदोलन के इतिहास की अंतिम महत्वपूर्ण घटना 1946 का कांगड़ कांड थी। कब हुआ था कांगड़ कांड? 1946 में। बीकानेर के रतनगढ़ तहसील के कांगड़ा गांव के जागीरदार ने 1946 में अकाल के बावजूद किसानों से कर वसूली का प्रयास किया, जिसके विरुद्ध किसानों ने सफल आंदोलन किया था। अगला है मंडोर किसान आंदोलन। मंडोर जोधपुर किसान आंदोलन चंदनमल बहड़ के नेतृत्व में 1928 में शुरू हुआ और 1940 तक ये आंदोलन चलता है। तोल आंदोलन 1920 और 21 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत जोधपुर में चांदमल सुराना ने की थी। मारवाड़ में 100 तोले का एक शेर होता था। मारवाड़ में क्या होता था? 100 तोले का एक शेर। लेकिन राज्य सरकार ने ब्रिटिश भारत की तरह 80 तोले का एक शेर कर दिया, जिससे जनता में आक्रोश पैदा हो गया और ये तोल आंदोलन हुआ था। चांदमल सुराना ने मारवाड़ सेवा संघ के माध्यम से इसके विरोध में हड़ताल का आह्वान किया, जिसे सरकार को झुकना पड़ा। वह नया तोल जारी करने का निर्णय रद्द कर दिया गया। 1920 में चांदमल सुराना ने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की, जो 1924 ईस्वी में मारवाड़ हितकरणी सभा में सम्मिलित हो गया। अगला है डाबड़ा कांड। ये डाबड़ा कांड काफी पूछा जाता है। शासन की दमनात्मक नीतियों के विरोध में मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा का संयुक्त अधिवेशन 13 मार्च 1947 को डीडवाना के पास में, डीडवाना नया जिला है राजस्थान में, उसके पास में डाबड़ा गांव नागौर में आयोजित हुआ। ये पहले नागौर में था, अब डीडवाना जिला बन गया है। तो यहाँ के पास में एक गांव है साथियों डाबड़ा। तो यहाँ पर 13 मार्च 1947 को आयोजित होता है, जिस पर ठिकाने के अनुचरों और जागीरदारों ने हमला कर दिया और मथुरादास माथुर डाबड़ा के मुख्य आयोजक थे। कौन थे? मथुरादास माथुर। ठिकाने के अनुचरों और जागीरदारों ने हमला किया था।
डाबड़ा में आयोजित किसान सम्मेलन में भाग लेने जा रहे लोक परिषद व किसान सभा के नेताओं को जागीरदार के लोगों ने घेर कर मारा पीटा और डाबड़ा में पन्नाराम चौधरी को शरण देने के कारण मार दिया गया। इसमें चुन्नीलाल शर्मा, रुगाराम चौधरी, रामनारायण जी चौधरी लाडनू, पन्नाराम जी चौधरी, जग्गू जाट तथा जागीरदारों में मेहताब सिंह आंदोलन में दौरान क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ये जाट है, ये सब के सब जाट है, अपने नागौर डीडवाना इस जिले के थे, ये सब के सब यहाँ डाबड़ा में शहीद हो जाते हैं। मुंबई से प्रकाशित वंदे मातरम जयपुर के लोकवाणी जोधपुर के प्रजा सेवक दिल्ली के हिंदुस्तान टाइम अखबारों ने इस हत्याकांड की घोर निंदा की थी। यह आंदोलन देश में स्वतंत्र होने तक चला था, देश की आज़ादी तक चला। 6 अप्रैल 1949 को मारवाड़ टेनेसी एक्ट पारित हुआ और इसके द्वारा किसानों को उनकी जोतों पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिए गए। अगला है तिजारा दंगे। तिजारा में जो दंगे हुए थे, कांड हुए थे 1933 में, अलवर में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, जिसे तिजारा कांड कहते हैं, तिजारा अलवर। चंदावल की दुखद घटना 1942 में हुई थी। चंदावल में क्या हुआ था देखो, 28 मार्च 1942 में मांगीलाल नामक लोक परिषद के सदस्य ने उत्तरदायी सरकार दिवस मनाने के लिए आसपास के सदस्यों को चंदावल में आमंत्रित किया। किसने किया भाई? मांगीलाल ने, 1942 में। यहाँ के ठाकुर ने उन्हें आयोजन को न होने दिया और सोजत पाली से आने वाले लोगों पर लाठीचार्ज करवाया, जिसमें कई व्यक्ति घायल हो गए। मीठालाल, मारकंडेश्वर, विजय शंकर, रामसुख, चांदमल, हरिराम आदि के गहरी चोटें लगी और उन्हें जोधपुर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिन गांव वालों की परिषद के साथ सहानुभूति थी, उन्हें अपने घरों से घसीट घसीट कर बाहर निकाला गया और पीटा गया। इस नरसंग कृत्य की सर्वत्र निंदा हुई। बाद में देखो ये हुआ था भाई, चंदावल की दुखद घटना है। अगला है लसोड़िया आंदोलन। राजपूताना के दक्षिणी क्षेत्र में भीलू में जागृति हेतु संत माऊजी ने यह आंदोलन चलाया था, संत माऊजी के द्वारा चलाया गया। बोराईपाल की घटना, बोराईपाल में क्या घटना हुई थी? कुछ भीलू ने 13 जून 1881 ईस्वी को बोराईपाल के एक फकीर को मौत के घाट उतार दिया। मेवाड़ महाराणा ने दोषी भीलू को पकड़ने के लिए गिरदावर दयालाल को भेजा, लेकिन ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका, पकड़ नहीं पाया। ये हुआ था भाई बोराईपाल घटना। हाँ, भीलू ने क्या किया? एक बोराईपाल का एक फकीर था, उसको मार दिया, उसको लेकर ये घटना हुई थी। अगला है चूरू का धर्म स्तूप। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को चंदनमल बहड़ तथा गोपाल दास ने चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहरा दिया। चूरू में क्या हुआ रे? चंदनमल और गोपाल दास ने चूरू के जो धर्म स्तूप है उस पर तिरंगा फहराया। बीकानेर में सामाजिक जनजागृति फैलाने वाले पंडित कन्हैयालाल और उनके शिष्य गोपाल दास ही थे। इस सभा द्वारा लड़कियों के लिए पुत्री पाठशाला और दलितों के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की गई। अगला है रावला गढ़साना आंदोलन। 2004 में यह आंदोलन श्री गंगानगर जिले में हुआ था। यह आंदोलन के सूत्रधार हेतराम बेनीवाल जी थे। इस आंदोलन के कार्यकर्ता शिवपत सिंह मक्कासर व सतलेखा सिंह है। रावला गढ़साना आंदोलन में चंदूलाल शहीद हो गया था। रावला गढ़साना आंदोलन के लिए सर्वप्रथम केजरीवाल आयोग की स्थापना की गई। केजरीवाल आयोग के बाद इसकी जांच गोयल आयोग को सौंपी गई। अगला है गुर्जरों का आंदोलन 1936 से लेकर 45 तक। यह आंदोलन सर्वप्रथम बरड़ क्षेत्र में आरंभ हुआ। 21 अक्टूबर 1936 को बूंदी सरकार ने अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1936 में पारित किया। 1939 में पुणे गुर्जरों का आंदोलन लाखेरी बूंदी में वापस प्रारंभ हो गया। 3 सितंबर 1939 को गुर्जरों ने लाखेरी में तोरण की बावरी पर एक सभा की जिसमें भंवरलाल जमादार और गोवर्धन ने भूमिका निभाई। सन 1943 में पुणे हिंडोली क्षेत्र में गुर्जरों का आंदोलन हुआ। मार्च 1945 के अंत तक ये आंदोलन है वो समाप्त हो गया। तो ये साथियों थे राजस्थान में किसानों के द्वारा अलग अलग रियासतों में अलग अलग जगह किए गए किसान आंदोलन। ठीक है, एक बार वापस देख लेना, पढ़ लेना, अच्छे से लिख लेना और इसको याद कर लेना। धन्यवाद।